जब पाकिस्तान में आप निकलते हैं जॉब के लिए, तो सबसे बड़ी हर्डल प्रॉब्लम आपके लिए एक मर्द होता है। कितनी बदनाम है पाकिस्तान। अगर पाकिस्तानी लड़की बोल तो वो क्या समझते हैं, किस लिए आई है? बहुत बुरे अल्फाज में पुकारा जाता है और अपने घर वालों को यही दिखाया जाता था कि जाहिर सी बात है, आई एम गुड। बहुत कम टाइम के लिए यूएई में रही हूँ, बट बिकॉज वहाँ पे पैदल चलने वाले बंदे से लेके गाड़ी में जाने वाले बंदे तक रूल्स रेगुलेशन सबके लिए एक है। ऐसा स्टेप वो तब तक नहीं लेती जब तक उसकी यहाँ तक नहीं आ जाता। यहाँ के इन्वायरमेंट में अगर कोई लड़की किसी लड़के को वापस कोई गलत जवाब देती है तो उसको भुगतना पड़ता है। ये इंडियन को स्कैम कर रहे हैं, नहीं कुत्ता कुत्ते दा वैरिएगा। नॉर्मल पर्सन्स हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता है, जिन क्लाइंट्स के पास, उनको सेकंड लाइन पे ही किल कर दिया जाता है। इंसान जब भी मरता है अपने लिए नहीं, अपनों के लिए मरता है। कि वो उनको बेटा कहती थी और उन्होंने अराउंड 1C धोखा हो गया। पहले तो तशद्दुद किया, उसका मोबाइल तोड़ा, पिच्छू वगैरह जो है वो भी फ्राई करके आगे रखे जाते हैं। जेल की तरह ही है बेसिकली, वो हाई सिक्योरिटी जेल ही होती है वो। मैं उस वक्त को याद करके अभी भी रूह कांप जाती हूँ। तुमको पता नहीं था कि तुम लोग फॉलो हो रहे हो ड्रोन से। चाइनीजों को ये बात पता थी, इसलिए वो पहले से निकल गए थे, वो ड्राइवर तुम्हारे साथ पहले से निकल गए थे, बिल्कुल होपलेस और हेल्पलेस उस वक्त हम लोग फील कर रहे थे। बाकी जो फोर्सेस हैं वो भी आ चुकी थी। 7 लड़के और लड़कियों को उन्होंने एक कमरे में उठा कर डाल दिया, इसमें पाकिस्तानी भी हैं, इंडियन भी हैं, चाइनीज भी हैं, सबको उठा के तुम लोग को एक कमरे में डाल दिया और वो खाने को देते नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कंबोडियन इतने नाइस नहीं है। वहाँ क्या कीड़े मकोड़े, क्या खटमल और क्या मतलब सोच भी नहीं सकते। इतना बड़ा बड़ा कॉकरोच होता है वहाँ। बसेस में बिठा के बाद ले जाया गया, प्रॉपर लॉकअप में बंद कर दिया। पाकिस्तानी एम्बेसी ने वहाँ रिस्पॉन्ड नहीं किया था, ये मुझे पता है। हमारे अगर औरतों को, बच्चियों को सेफ्टी सिक्योरिटी हो, कम पैसे में काम कर लेती है, क्योंकि कोई खुशी से घर से बाहर नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ हैं एजे। मैं इनका पूरा नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तानी मर्द जब कितने कमीने होते हैं, तो लिहाजा आज हमारे साथ एजे हैं। आप लोगों ने बहुत सी किस्से सुने होंगे, कॉल सेंटर, कंबोडिया, थाईलैंड, ये सब आपने थर्ड पार्टी से सुने। किसी ने कहीं से छापा, किसी ने कहीं से सुना, किसी ने कहीं के किस्से बताए। आज हम आपको लेके चलते हैं उस दुनिया में जहाँ ये वाकई होता है, क्योंकि एजे जो है वो ऐसा काम किया है इसने खतरनाक वाला। इसने मल्टीपल टाइम मल्टीपल जगह पे ये खतरनाक राउट से पहुंचती हुई वहाँ पहुंची और इसने वहाँ वक्त गुजारा। तो इससे पहले कि मैं अपनी तकरीर शुरू करूं, विल गो टू एजे एंड पहला सवाल मैं एजे से करता हूं कि एजे बेटा तुम कैसे पहुंच गई वहां तक, ऐसा हुआ कैसे, कहाँ से फंसी तुम? सर मैं बेसिकली गई थी यूएई जॉब हंटिंग के लिए। ठीक है। और वहाँ जॉब हंट करते यूएई में आपको पता है कि ठीक ठाक जलालत होती है पहले तो, और ख्वार होना पड़ता है, सीवी लेके घूमना पड़ता है 6-6 लेट्स घंटे। गो बैक टू जलालत। जरा ये बच्चों को देखो, पता चलना चाहिए लोगों को, जरा जलालत की वजह। तो मेरे पास बहुत लड़कियों के मैसेज आते हैं हमें दुबई जाना है काम करने। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। लेट्स पॉज। जलालत जलालत बताओ क्या होती है। सर जलालत बेसिकली एक ऐसी चीज़ है, लाइक दिन और रात आप अपने एक गोल के लिए, अपने एक एक काम को अचीव करने के लिए, एक सिंपल ही जॉब को सर्च करने के लिए आप निकल रहे हो। सुबह अर्ली मॉर्निंग आपने कुछ खाया है, नहीं खाया है, आप अपने होम कंट्री से दूर हो, फैमिली से दूर हो, सब कुछ फेस करते हुए आप जॉब के लिए सर्च करने के लिए निकल रहे हो। सीवीज जो है वो आपने अपने हाथ में ली हुई है, पानी की बॉटल हाथ में ली हुई है और आप चलते चले जा रहे हो। और जब एक न्यू पर्सन स्टार्ट करता है अपना करियर, वो भी ऐसा कोई स्टेप लेके पाकिस्तान से, वो भी बीइंग अ गर्ल, दिस इज़ टू मच टफ। उसकी रीज़न ये भी है कि जो हमारा मुआशरा है, इस स्टेप को लेने का सबसे बड़ा पर्पस हमारा मुआशरा है, हमारी सोसाइटी है, जो कि हमें इस तरह के राइट्स जो है वो नहीं प्रोवाइड करती। अगर हमारी कंट्री में लड़कियों को ऐसे राइट्स दिए जाएं कि उन्हें पुरसकून होके निकलने दिया जाए, जो इजीली अपने अच्छे इन्वायरमेंट में रह के अपनी जॉब को सर्च कर सकें, अपना काम कर सकें, तो बहुत अच्छा हो। लेकिन ऐसा, सॉरी टू से, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, बट
ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जब पाकिस्तान में आप निकलते हैं जॉब के लिए, तो सबसे बड़ी हर्डल प्रॉब्लम आपके लिए एक मर्द होता है, और वो किस तरह से होता है उसकी रीज़न सबसे बड़ी आती है कि आप कहीं पे भी किसी भी ऑफिस को ज्वाइन करते हैं, किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, तो आपको सबसे पहले जो है वो फेस करना पड़ता है बहुत सारी वो कहते हैं कि सीढ़ियों पे चढ़ने के लिए कह दो बहुत कह दो सारी अलग तरह की कह दो कह दो, चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है, बुरी नजरों को, बहुत बुरी नज़रों को। क्योंकि बुरे आप हाथ अगर को। अबाया में भी निकली हैं, हिजाब में भी निकली हैं, तो आपको जो है वो एक पर्सन जो है वो अपनी निगाहों से ही स्कैन कर लेता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो ये पाकिस्तान के हालात हैं, जो मैं जी। क्लियर वर्ड्स में कह सकती हूँ, क्योंकि जी। मैंने फेस किया है पर्सनली इन चीज़ों को। सो आपके पास कितनी भी एबिलिटी है, कितना भी क्वालिफिकेशन है, कितना भी एक्सपीरियंस है, या आप खूबसूरत नहीं भी हैं, डजंट मैटर। प्रॉब्लम इज दैट कि अगर आप एक लड़की हैं और अगर आपकी सांस चल रही है, सॉरी टू हम्म। से, अगर हम्म। आपकी सांस चल रही है, तो हमारे जो माशरा है, पाकिस्तानी माशरा है, उसके लिए वही काफ़ी है। सही। तो ये तो तुम कहना चाह रही हो कि पाकिस्तानी मर्द बहुत कमीने होते हैं, सिंपल। कह दो यस, कह दो, क्या हुआ? तुम्हें कौन सा बिल आ रहा है उसमें? तुमको कुछ कहेगा थोड़ी। होते कहेगा तो हैं, मार, बिल्कुल होते हैं। उसको पता है तुम कमान फैसले के साथ बैठी हो, कोई कुछ करेगा तो पता है रात को घर पे डाकू आ जाते हैं फिर। कह दो कह दो। बिल्कुल होते हैं। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इसलिए बात करना चाह रही हूँ क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड खुले लफ्ज़ों में नहीं बोला जाता। बोलने, जी। अगर कोई बोलना चाहे तो उसे बोलने नहीं दिया जाता। चलो पाकिस्तान में तो तुम्हें पता ही है कि हैं हालात खराब। तुम पहुंच गई दुबई, तुम्हें जॉब जी, करनी थी, दुबई पहुंची, और दुबई में किन हालात का सामना करना पड़ा? सर मैं यहाँ से निकली थी विदाउट एनी रेफरेंस, ठीक है। विदाउट एनी जॉब, ठीक है। पाकिस्तान से अकेले। और मैं अपनी फैमिली से फर्स्ट पर्सन हूँ कि जो आउट ऑफ कंट्री गई, सिर्फ इस बेस पे अपने एक गोल को लेके, अपने माइंड में कुछ सेट करके कि मुझे कुछ ख्वाबों को पूरा करना है। ठीक है। बहरहाल वहाँ पे गई तो फर्स्ट मैंने गर्ल्स अकोमोडेशन देखी। फर्स्ट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी यहाँ पे कि जो डेरा में मेरी अकोमोडेशन थी, मैं एक रूम में जिसमें रह रही थी, उसको होल्ड कर रही थी एक अफ्रीकन। हम्म। अब नाइजीरियन थी? उसका बाकी गर्ल्स के साथ जो एटीट्यूड था, जो उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस थे, वो पाकिस्तानी लड़कियों के लिए नहीं थे। उसका ठीक। सबसे बड़ा रीज़न मैं बता देती हूँ, हम खुद हैं। बताओ बताओ उसकी बताओ, क्या होता है वहाँ पे? मैं बोलूंगा तो फिर कहेंगे देखो ये जो है ये बकवास करता है। लड़कियां नहीं सर, पाकिस्तान में जाके क्या करती हैं? बता दो, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं सर बोलना। पाकिस्तानी गर्ल्स जो हैं वो वहाँ पे जाके जो ब्लंडर्स मारती हैं, जो उल्टे सीधे काम करती हैं, जो पॉलर्स और मसाज सेंटर्स की आड़ में जो कुछ होता है, सब समझ सकते हैं। जो लोग इस चीज़ को सुन रहे हैं वो सच सच ज़्यादा सवाल नहीं पता है कितने बदनाम है समझ सकते हैं। पाकिस्तानी लड़कियां, कितनी बदनाम है पाकिस्तान? अगर पाकिस्तानी लड़की बोल तो वो क्या समझते हैं, किस लिए आई है? सच बोलना। ऑब्वियसली वो बहुत बुरे अल्फाज में पुकारा जाता है, जी। और यही समझा जाता है कि किसी सीधे काम के लिए तो कोई भी पाकिस्तानी लड़की नहीं आ सकती, हम्म। इन क्लियर वर्ड्स। बट ये है कि मैंने जैसे ही उसकी मतलब उसके रूल्स रेगुलेशन को अपने गेट टाइटली देखा और फेस किया बहुत कुछ, कि मुझे किचन यूज़ करने की उस तरह से परमिशन नहीं है, या मुझे टॉलरेट नहीं किया जा रहा किसी भी चीज़ के लिए। तो फिर मैंने उससे बात की, उससे थोड़ा-सा बताया कि आई एम अ जस्ट स्ट्रगलर। हम्म। मेरा कोई एज़ सच कोई मामला नहीं है। होंगी लड़कियाँ बहुत सारी ऐसी, बट आई एम नॉट। गुड। सो उसको थोड़ा-सा आइडिया तो हो गया, बट उसके बाद फिर जो स्ट्रगल थी वहाँ की वो ये थी कि सुबह नाश्ते के बाद, जो कि मैं खुद बना रही थी, ऑब्वियसली एक अकेली लड़की अगर बिना किसी रेफरेंस के निकली है और अदर कंट्री में निकली है तो बहुत कुछ, और उसको गाइड करने वाला भी कोई नहीं है कि यहाँ से यहाँ मैप को लेके जाओ, और यहाँ से यहाँ जाओ, और ये एरिया जो है वो आपको जो है वो ऑफिशियल एरिया है या कुछ भी, हम्म। नथिंग। और मान के चलें कि 1, 2, 3 मंथ जो है वो इसी तरह से गुज़र गए।
ठीक। इवन तो कंडीशन इस तरह की थी कि 6 घंटे 7 घंटे कंटिन्यूअसली पैदल वॉक मैं करती थी। अल्लाह! उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये थी कि मैं बाय हैंड जो है वो अपनी सीवी ड्रॉप करूँ। अगर कहीं पे वॉकिंग इंटरव्यू चल रहे हैं तो उनको अटेंड करूँ। पैदल चल गई, ख्वार हो गई, सब सब ट्राई कर लिया, पैदल चली, ख्वार हो गई, सब जगह गई, सब कुछ किया तुमने, सब सब राइट? ट्राई किया। इवन दो मैंने सिर्फ़ दुबई में नहीं, मैंने अजमान में, रास अल खैमा में जहाँ-जहाँ मुझे बताया गया, मैं गई, मैंने इंटरव्यूज़ दिए। मैंने देखा वहाँ पे ऑब्वियसली डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के साथ जो है वो मौका मिला बात करने का, अंडरस्टूड करने का कि वहाँ पे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा और किस तरह से हमारा जो है हमने खुद अपना मोरल डाउन किया हुआ है। जी। उसकी रीज़न हम खुद हैं। अगर वहाँ पे एक इंडियन मेरी जगह होती, एक बांग्लादेशी होती या एक अफ्रीकन भी होती, तो माइट बी उसको कोई ना कोई चांस मिल गया होता। मैं तुम्हारी करेक्शन करता हूँ थोड़ा यहाँ पे। क्यों उसकी वजह पता है तुम्हें, पता क्या है? जी, इंडियन जो जी। होते हैं ना, वो अपने लोगों का बहुत ख्याल रखते हैं। अगर वो गुजराती होती तो उसको गुजरात वाले रख लेते, बंगाली होती तो बंगला बोलने वाले रख लेते। तुम जब आई पाकिस्तानियों के एग्री। पास जाती है तो वो पहले तुम्हें धक्का दे के बाहर निकालते हैं, उनको पाकिस्तानी चाहिए ही नहीं। उनको वो इंडियन रख लेते हैं और वो बंगाली रख लेते हैं। उनको ऐसी चाहिए कि जो बिल्कुल कोई बाहर की नेशनैलिटी, हमारे वालों का साथ नहीं है। तो हमारा अपना फॉल्ट है ना, ये तो मानती हो या नहीं? यस, यस, आई एग्रीड। बिकॉज़ मैं पाकिस्तानीज़ जो है वो ट्रैवल एजेंसीज़ जो हैं वहाँ पे, उनसे हुँ, भी मिली। मैंने वहाँ पे भी इंटरव्यूज़ दिए, इवन मेरे इंटरव्यूज़ क्लियर हो गए। बट कोई ना कोई जिसे कहते हैं कोई पॉइंट जो है उसे लेके कि आपका अभी विज़िट है और हमारी कंपनी वीज़ा प्रोवाइड नहीं करेगी। इस सब के बाद मुझे जॉब मिली अजमान में हुँ, एक कॉल सेंटर में। सॉरी फॉर दैट हमारी जो फैमिलीज़ के अंदर भी मोस्टली पर्सन्स जो है वो हमारी टाँग खींचने में लगे होते हैं, ना कि इस चीज़ को पुश अप करने में कि अगर कोई हिम्मत करना चाह रहा है या कोई कोई काम करना चाह रहा है या किसी गोल को अचीव करना चाह रहा है, ये नहीं कि खामोशी से मरना नहीं चाह रहा। दुनिया पे आए हैं, सिंपली मर गए हैं, मरते तो बहुत सारे हैं। अगर कोई मतलब कुछ करके मरना चाह रहा है तो उसको कुछ करने दीजिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। हुँ। सो वहाँ पे मैं गई, जॉब हो गई, मैंने स्टार्टअप लिया। वहाँ पे जो स्टार्टअप था मेरा वो कॉलिंग सेंटर नहीं था, कॉलिंग पे भी काम था, बट हमारा काम जो है वो प्रॉपर्ली उस वक़्त चल रहा था बायनेंस पे। उसको मैंने स्टार्टअप किया, थोड़ा सीखा, थोड़ा अच्छा काम हुआ। वहाँ से ही जब वो कंपनी क्लोज़ हो रही थी क्योंकि वहाँ पे कुछ इश्यूज़ चल रहे थे यूएई गवर्नमेंट के साथ इनके। जब ये इश्यूज़ स्टार्टअप हुए तो तब समझ में आई कि ये स्कैम है, लीगल हुँ, कंपनीज़ नहीं हैं। ये जो बायनेंस और ये सब कुछ हो रहा है, ये जो स्टॉक इन एक्सचेंज का काम हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, जो भी लोग आपको मतलब वो अपना इनपुट दे रहे हैं या कुछ भी आप कर रहे हो, उसमें कोई भी काम कर रहे हो, जो आपको पे मिल रही है, वो लीगली नहीं है। ये कंपनीज़ रजिस्टर्ड नहीं है। फिर समझ में आई थोड़ी-सी और खैर जॉब तो वैसे ही नहीं मिल रही थी। बहरहाल क्विट करना पड़ा, वहाँ से पे ली और उसके बाद जो है वो एक और कंपनी को मैंने जॉइन किया। तुम्हारी पे कितनी थी वहाँ पे? सर मेरी पे थी अराउंड 1800 दिरहम। 1800 दिरहम। और तुम्हारा खर्चा क्या था महीने का? एक्सपेंस क्या था? सर जो मेरा एक्सपेंस था चूँकि मैं 24 आवर में वन टाइम नाश्ता खा रही थी, सिर्फ़ नाश्ता और उसके बाद आफ्टर 24 आवर नेक्स्ट डे नाश्ता कर रही थी। घरवालों को तो इंसान बहुत कुछ दिखाता है कि मतलब जहाँ मुझे लगता था कि मेरे घर से कॉल आ रही है या कुछ भी, तो मैं किसी न किसी जो है वो होटल के बाहर बैठ के तो वहाँ पे चाय या कॉफ़ी जो है वो उसको ले लेती थी और अपने घरवालों को यही दिखाया जाता था कि ज़ाहिर-सी बात है आई एम गुड, मैंने खाना खा लिया है और अभी अल्हम्दुलिल्लाह। सो अ, उनको आइडिया तो था कि माइट बी बहुत कुछ गुज़र रहा है, लेकिन मैं खामोशी से इस चीज़ को पी रही थी कि एक वक़्त आएगा जो स्ट्रगल के बाद एक वक़्त आता है जब अल्लाह आपकी सुन लेता है।
अब हम वहाँ से अजमान से रास अल खैमा जा चुके थे। रास अल खैमा में जो है वो हमने स्टार्टअप किया, उस वक़्त रेड स्टार्ट हो चुकी थी, यूएई गवर्नमेंट की तरफ से। जी, और उसमें ऑब्वियसली पकड़े जाने का डर होता है, जी। ठीक-ठाक, क्योंकि यूएई गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस, हैट्स ऑफ। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बिकॉज़ मैं बहुत कम टाइम के लिए यूएई में रही हूँ, बट आई सैल्यूट, बिकॉज़ वहाँ पे आपको किसी भी मतलब पैदल चलने वाले बंदे से लेके गाड़ी में जाने वाले बंदे तक रूल्स रेगुलेशन सबके लिए एक हैं। हाँ, कि रात को तुम बाहर निकल जाओ, तुम रात को 3 बजे कोई तुम्हें कह ही नहीं सकता था कुछ, राइट? तुम रात को 3 राइट, बजे बाहर निकल जाओ, राइट? मैं कोई निकलती थी मर्द ये। निकलती हो ना? रात को 3 बजे तुम अकेली बाहर निकलो, खा खा सवाल ही नहीं पता कोई मर्द गंदी नज़र डाले या कोई ड्रामा करे, बिल्कुल, जेल में डाल बिल्कुल। देते हैं। यहाँ पे तो मैंने आपको वही बताया ना कि पाकिस्तान का खुलासा मुख्तसर मैंने स्टार्टअप में इसलिए दिया था, क्योंकि यहाँ पे तो डे में निकलना मुश्किल है। इवन रास अल खैमा बहुत पुरसुकून एरिया है, जी। वहाँ पे मतलब आपको इतनी गैदरिंग और इतना सब नहीं दिखाई देता है। बट हुँ। उसके बावजूद वहाँ पे कोई भी आपको नज़र उठा के देखेगा भी नहीं। दुबई की ये बात मैंने देखी है, मेरा भी एक दोस्त है जो मैं उसके साथ मिला अभी, तो मैंने बोला यार तुम्हें दुबई क्यों पसंद है? कहता है मेरी बीवी रात को 1:30 बजे ग्रोसरी स्टोर जाती है पैदल, और कोई सवाल नहीं पैदा था आँख उठा के देख ले, या कोई पर्स छीन ले, या कोई कुछ गंदी नज़र डाल दे। नॉर्मल कपड़े पहनती है, चली जाती है, कोई नज़र नहीं डाल सकता। उनको पता है कानून है ना, उठा के बंद कर देंगे, उठा के बंद भी करेंगे, छितर भी मारेंगे। बिल्कुल, यही। बिल्कुल, ऐसा ही और है। अगर ये बात पाकिस्तान में, तो तुम्हें शायद ज़रूरत ना पड़ती पाकिस्तान से बाहर निकलने की, ये सब की सख्तियाँ जो हम आगे बताएँगे, जो तुमने कंबोडिया में झेली हैं या और मुल्कों में जो तुमने झेली, तो तुम्हें ये मुश्किल ना होती अगर पाकिस्तान में तुम्हारे पास सेफ्टी होती रात को बाहर निकलने की, या रात को नहीं कमबख्त दिन में बाहर निकलने की सेफ्टी होती, या जॉब पे चली जाती, वहाँ कम कमा ले आदमी, लेकिन ये कि लोग दूसरी गंदी नज़रों से ना देखें या कुछ गलत काम करवाने की कोशिश ना करते, तो तुम्हें ज़रूरत तो नहीं थी यहाँ से बाहर निकलने की। तुम्हें क्या जा तुम्हें पड़ा था कि मुश्किलें झेलने की, कोई शौक था वो तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं। किसी को भी, ख़ासतौर से एक लड़की को, एक नॉर्मल फैमिली से बिलॉन्ग करने वाली एक लड़की को, बिल्कुल भी ऐसा स्टेप वो तब तक नहीं लेती जब तक उसकी यहाँ तक नहीं आ जाता। बेशक। उसको जब वो अपनी मतलब उसको सर से पानी क्रॉस होता हुआ दिखाई दे रहा होता है कि उसके पास कोई रास्ता, कोई वे उसको दिखाई नहीं दे रहा होता, तब तक जो है वो टिकी रहती है। और उसके बाद जब उसे दिखाई कुछ नहीं देता ना, फिर वो कहती है कि फरार का रास्ता चाहिए। हुँ। और जो ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो मुझ जैसी हैं, जैसा आप बोलते हैं, सॉरी मैं आपके वर्ड रिपीट करना चाहूंगी कि जी, रावी जी। चैन नहीं लिखता। हाँ जी। ये वर्ड हकीकत हैं हम जैसी अरवाह के लिए, बिकॉज़ बिल्कुल। ये चीज़ जब आपके अंदर चैन नहीं होता, सुकून नहीं होता, तो आप उस चैन और सुकून की तलाश में सबसे पहले भागते हैं। जी। और फिर उसके आपको बाद थोड़ा कमा लें, थोड़ा खा लें, उस पे इंसान गुज़ारा कर सकता है। हुँ। लेकिन जब आपको बाकी बहुत कुछ भी बर्दाश्त करना होता है और फिर फैमिली के अंदर रह के बर्दाश्त करना होता है, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक, तो बाहर रह के ये चीज़ें अगर कोई पर्सन आपको डिस्टर्ब करता है, आपको जीने नहीं देता, आपको टेक्स्ट करता है, कॉल करता है, आप उसको हैंग अप कर सकते हैं, आप उसको बुरा-भला कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप सिक्योर हैं। यहाँ के एनवायरनमेंट में अगर कोई लड़की किसी लड़के को वापस कोई गलत जवाब देती है, तो उसको भुगतना पड़ता है। बेशक। सो एजे लेट्स गेट बैक टू, तुम पहुँची अजमान, अजमान से जो है वो मसला ख़राब हुआ, तुम आ गई वापस पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान वापस आ गई और मेरी कंपनी के साथ चूँकि मैं अटैच थी, सो उनका कंबोडिया का प्लान बन रहा था। उन्होंने मुझे बोला, क्योंकि मेरी जो प्रोग्रेस थी, जो मेरा पिकिंग पॉइंट था, वो अच्छा था। उन्हें लगा कि ये काम कर सकती है। उन्होंने बोला कि हम आपको जो है वो अकोमोडेट करते हैं, जैसे बाकी लोगों को करेंगे। इसी तरह से आपको वीज़ा और टिकट आ जाएगा और आप जो है वो कंबोडिया चलें। ठीक है। मैंने पहले तो चूँकि कंबोडिया के बारे में थोड़ा सर्च किया, थोड़ा देखा, सुन भी रखा था यूएई में कि कंबोडिया बहुत खतरनाक जगह है। बेशक। एक नॉर्मल बंदा जो है वो, ख़ास तौर से बंदी जो है,
वो वहाँ जाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहेगी। सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ये कहता हूँ, मैं तुम्हें पता है मैं पनोम पेन में था, मैं तो उधर भी गया हूँ, अंकोर वाट में भी, पोमपेन में भी, पनोम पेन में भी था यार। जी। मैं अकेला निकलते हुए मुझे डर लगता था वहां पे। रात को तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जो रिवर कवाई के आगे तुम भी मेरा ख्याल है वहीं ठहरी थी ना, जी, 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 रिवर जी। कवाई के बिल्कुल सामने वाली जो जगह है, जहाँ नीचे जी, देसी रेस्टोरेंट है, पिज्जा है, जी, बिल्कुल। जी, वो बिल्कुल। कैफेटेरिया, और फिर ऊपर जो है वो होटल्स हैं। बाप रे बाप, ये अल्लाह माफ करे, यस, बहुत और डेंजरस मैं जगह वहाँ पे अकेले रह के आ चुकी हूँ। है। सुबह अल्हम्दुलिल्लाह, दलेर अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसे दलेरी नहीं कहना चाहिए, इसे हिमाकत कहना चाहिए। हिमाकत कहना चाहिए। और हाँ, ये हिमाकत मुझे करनी पड़ी, क्योंकि फर्स्ट जब मैं गई थी अपनी कंपनी एंड पे, उन्होंने मुझे वीज़ा टिकट भेजा और मुझे एयरपोर्ट से निकलते ही गाड़ी ने पिक किया, जो मुझे कंपनी तक लेके गई। ठीक है। वहाँ पे आपको बाहर जो है वो घूमने-फिरने की और इस चीज़ की परमिशन नहीं होती है, कंपनी हुँ, साइड से। क्योंकि जी। यहाँ पे कैटेगरीज़ हैं कंपनीज़ की, एक है नॉन फ्रीडम और एक है फ्रीडम। अब दोनों की वज़ाहत कर दो, नॉन फ्रीडम, फ्रीडम में क्या फ़र्क है, ताकि बच्चों को पता चल जाए कि दोनों में फ़र्क क्या होता है? क्या 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 डिफ़रेंस है दोनों में मेजर? ये दोनों जी, वज़ाहत करो। बिल्कुल, मैं डिफरेंशिएट करती हूँ। इसमें जो नॉन फ्रीडम है, उसमें ये चीज़ होती है कि आप जो इन्होंने मतलब वो अपने कंपाउंड्स बनाए होते हैं। हुँ, आप इमेजिन नहीं कर सकते कामरान भाई, अ, मुझे लगता नहीं था कि मैं ऐसी भी दुनिया देखूँगी कभी। अ, लेकिन जब मैं वहाँ गई, पहुँची, मुझे एयरपोर्ट से पिक किया गया, गाड़ी मुझे लेके गई, अराउंड 1 डेढ़ घंटा की ड्राइव थी। अ, कहा उन्होंने कुछ नहीं, बट वो चाइनीज़ कोई ड्राइवर था जिसके साथ बड़ी लग्ज़री गाड़ी के अंदर मैं गई कंपनी तक। वहाँ पे जो है वो मैं गेट खुला, गेट खुलने से पहले सॉरी, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगी, क्योंकि ये हुँ। मेरी आप बीती है तो ऑब्वियसली मैं खुल के बता सकती हूँ। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। सो गेट खुलने से पहले पिक्चर गई कि लड़की यहाँ पे आ चुकी है, हम रिसीव कर देखिए, चुके हैं। तस्वीर भेज दी थी, कन्फर्मेशन भेज दिया था अंदर। जी, अंदर कन्फर्मेशन के लिए पिक्चर चली गई। अब पिक्चर गई और उसके बाद जो है वो जब कन्फर्म हो गया तो गेट खुला। गेट खुलने के बाद अब जो बाउंड्री है कंपाउंड्स की, वो बाउंड्री आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतने बड़े एरिया पे होती है, इतने बड़े एरिया पे होती है कि वो 2 केनाल, 4 केनाल, 10 केनाल की जगह उन्होंने कवर की होती है और उसमें पूरी दुनिया बस रही होती है। सही। एक वीरान जगह पे आप जाते हैं जहाँ पे जंगल और सहरा और मतलब एक एडवेंचर जिसे कह सकते हैं हम, जी। एक मूवी सीन। बट उसके अंदर जब आप जाते हैं तो वहाँ एक पूरी दुनिया है। हुँ, गेट खुलता है, अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद प्रॉपर्ली जैसे कोई कॉलोनी है, उस हुँ, तरह से है। और उसके अंदर ऑफ़िसेज़ भी हैं, उसके अंदर अकोमोडेशंस भी हैं, उसके अंदर आपके खाने-पीने का अरेंज भी है, उसमें छोटे-छोटे मॉल्स भी हैं, उसमें रेस्टोरेंट्स भी हैं। मतलब चाइनीज़ ने जो कंबोडिया की इस वक़्त जो जीडीपी है या थोड़ा-सा वो डेवलप हुआ है, वो चाइनीज़ की वैसाखी पे हुआ है। सही। उसके अलावा कंबोडिया कुछ नहीं है। हुँ, बिकॉज़ उनकी जो इकोनॉमी है, क्योंकि वो डॉलर्स को इसीलिए साथ में यूटिलाइज़ कर रहे हैं, खैर अपनी करेंसी के साथ-साथ, क्योंकि वो अकेली अपनी करेंसी को लेके अगर चलें तो वो कुछ भी नहीं है। सही। और इसमें ये है कि चूँकि इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं थी, ऑलरेडी मैं यहाँ से यूएई से सब जॉइनिंग वगैरह कर चुकी थी। सो हुँ, मुझे मेरी अकोमोडेशन मेरे रूम तक पहुँचाया गया, मुझे गाइड किया गया, मुझे जो है। और चाइनीज़ है तो स्कैमर्स, बट फैसिलिटेट बहुत अच्छा करते हैं। यहाँ पे हुँ, मैं ऑनेस्टली बात करूँगी, क्योंकि वहाँ पे आपको बेड प्रोवाइड करने के साथ पंकज जो सिंगल जो है वो बेड होते हैं, उसके साथ-साथ आपको ब्लैंकेट और बिस्तर वगैरह सब कुछ देने के बाद आपको कहा जाता है, चले जी, आप अभी के लिए रेस्ट करें और स्टार्टअप डे पे काम स्टार्ट हो जाएगा। अब हुँ, इसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चलते हैं। हुँ, जो चाइनीज़ हैं, इनमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इस तरह से कुछ कॉलिंग हैं, कुछ टाइपिंग है। हुँ, कॉलिंग प्रोजेक्ट इस तरह से हैं कि वो इंडियन बेस्ड हैं। हुँ,
इंडियन जो ऑडियंस है उसको टारगेट किया जाता है। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ एजे बेटा, ये बताओ पहले कि वहां पर जो ज्यादातर लोग थे, कि कौन कौन सी नेशनैलिटीज थी वहां पर, और लड़कियां और लड़कों का क्या एवरेज, कितने कितने लड़के कितने लड़कियां होंगे, टोटल लोग कितने थे वहां पे? कामरान भाई, नेशनैलिटीज की बात करें तो वहाँ पे हमें हमारे पाकिस्तानी बहन भाई अनगिनत, पंजाब, अनकाउंटेबल, पंजाब। इंडियंस आपकी सोच से भी ज्यादा, और उसके साथ बंगाली, और हम्म फिर उसके बाद आपको चाइनीज, हम्म वियतनाम हम्म और फिलीपींस, हम्म और इसके साथ साथ आपको मतलब रशियन गर्ल्स और जो है वो अदर नेशनलिटीज जो हैं वो वहाँ पे होती हैं, लेकिन हम्म। वो टाइपिंग के प्रोजेक्ट में ज़्यादा पाई जाती हैं, वो भी लाइक अ मॉडल। वो और भी प्रोजेक्ट में ज्यादा पाई जाती हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तानी चेहरे ऐसे होते नहीं है कि एज अ मॉडल यूटिलाइज उनको किया जा सके, सो दैट्स व्हाई अदर कंट्रीज की जो गर्ल्स हैं ये सब उनकी पैगाम है beauty। पाकिस्तानी लड़की को जो अपने को बहुत हसीन समझती है, कभी रशियन के बराबर में मत बैठ जाना। सॉरी, आई हैड टू डू दैट, आई एम सॉरी। मुझे बहुत गालियां आएंगी इस पे। बता दो सच, चलो सच्ची बता, ये जो लड़की अपने को हसीन समझती है पाकिस्तानी, बहुत पाकिस्तान में रह के, वो इनको गलत बाहर समझते हैं, हम बाहर गलत समझते हैं। कैसा कैसा आई ख्वाब आई टूटा एग्री, है। आई एग्री। हम लोग समझते हैं कि हम बहुत यूनिक, हसीन लोग हैं। बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये टोटली हमारी मिसकंसेप्शन है, जिसको मैं आज ट्रूली वर्ड्स में करेक्शन करना चाहती हूँ, कि अपने माइंडसेट जो है वो थोड़े से ओपन करें, अपनी एक छोटी सी दुनिया से बाहर निकलने की कोशिश करें, बात पता लग क्योंकि जाएगा, दुनिया लग पता बहुत जाएगा, तब खूबसूरत लग पता जाएगा बाहर जाके, हूं तेन बाहर जाके लग पता जाएगा। कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। चलो अच्छी बात है। सो टेल मी व्हाट हैपन। सारी नेशनलिटी तुमने बता दी, तो तुम्हारा काम जो था वो कॉलिंग पे था ज्यादा, राइट? जी जी। क्या जॉब थी? मैंने स्टार्ट किया था कामरान भाई इंडियन प्रोजेक्ट से। ठीक है। इंडियन प्रोजेक्ट में जो काम हम कर रहे थे, इसमें इसको मतलब पूरे प्रोजेक्ट को 3 लाइन्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है। 3 लाइन्स में इस तरह से कि फर्स्ट जो है, जो फर्स्ट लाइन कहलाती है, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन। ठीक जो है। फर्स्ट लाइन का डिपार्टमेंट है वो एक नॉर्मल डिपार्टमेंट है, जिस तरह से हमारे यहाँ टीसीएस का डिपार्टमेंट है, या हमारे यहाँ कोई भी लाइक जैज जोंग, कोई भी जो पब्लिक सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसी तरह से एक नॉर्मल हमारे डिपार्टमेंट कहलाया जाता है। हम्म अब पर्सन्स को कॉल जाती है हम्म और हमसे कनेक्ट होते हैं। कनेक्ट होने के बाद चूँकि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है, और चाइनीज़ के दिमाग वैसे बिज़नेस में चलते तो हैं, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा चलते हैं। हम्म बहरहाल उसमें ये चीज़ थी कि हमें क्लाइंट को ये गाइड करना होता था, उसे ये बताना होता था, क्योंकि उसे एक नोटिफ़िकेशन जाता था कि हम्म आपकी सिम जो है वो ब्लॉक होने जा रही है, बंद होने जा रही है। हम्म विदिन हाफ एन आवर, विदिन 1 एन आवर जो है इसको हम्म। हम क्लोज कर देंगे। अब ठीक है। जब कस्टमर जो है वो हमसे कनेक्ट होता था, हमें उसे बताना होता था कि हाँ भाई, आपके नंबर से जो है वो लोगों को हिरास किया जा रहा है, गर्ल्स को टेक्स्ट किए जा रहे हैं, आपके नंबर से जो है वो बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज की जा रही हैं। हम्म सो अगर आप इस चीज़ को कहते हैं कि आप इसमें खुद से इन्वॉल्व नहीं है, आपका नंबर कोई और पर्सन यूज़ कर रहा है, या कोई और प्रॉब्लम चल रही है, या किसी और ने आपकी सिम गुम होने के बाद उसको यूटिलाइज किया है, कुछ भी व्हाट्सएवर, तो आप पुलिस में कंप्लेन करें। ठीक है। हम आपकी हेल्प आउट करने के लिए, अगर तो आप पुलिस स्टेशन के नियर बाय हैं तो इट्स हम्म ओके, क्योंकि हम भी उसे हैंग अप कर देते थे, क्योंकि हमारा जो सेकंड डिपार्टमेंट था वो पुलिस डिपार्टमेंट था।
और लेकिन वो हमें पुलिस वाले नहीं थे, पुलिस वाले बनते थे नहीं, जाली पुलिस डिपार्टमेंट आपने खुद बनाया हुआ था, नहीं आपने नहीं, जी, जी बिल्कुल, चिंको जी ने, बिल्कुल। हम लोग चिंका पुलिस बोलते हैं डिपार्ट चाइनीज को, वो एग रोल, जी, वो पुलिस चिंको ने क्या किया था कि आपको बिठाया था कि आप कॉलर को ट्रैप करें, उसको बोले तुम्हारे यस, सिम ब्लॉक होने वाली है, अब हमारे पुलिस से बात कीजिए, फौरन हमारा पुलिस डिपार्टमेंट आपको कनेक्ट करे अपने पुलिस डिपार्टमेंट के साथ। तो फिर आपने अपना ही बिल्कुल। जो वहाँ जो दूसरे अल्फू नेशनल बैठे हुए थे, उसमें भी देश इंडियन पाकिस्तानी ज्यादा होंगे डेफिनेटली, उनको पुलिस बनने का बहुत बहुत शौक, मुझे भी शौक था एक जमाने में पुलिस बनने का, बना नहीं मैं। तो बेसिकली बेसिकली इंडियंस इस प्रोजेक्ट में जब आते हैं तो उनकी चूँकि लैंग्वेज में पाकिस्तानी और इंडियंस की कुछ वर्डिंग में अ, थोड़ा-सा फ़र्क आ जाता है। उनको इस हुँ, चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है। अब जिस तरह से हम वर्ड यूज़ करते हैं पाकिस्तानी हवाले, हुँ, इंडियंस इस लफ्ज़ को यूज़ नहीं करते हैं हुँ, और उनका एक्सेंट थोड़ा-सा चेंज होता है। सो हुँ, जो सेकंड लाइन जो पुलिस डिपार्टमेंट जो थे, वो सब के सब बंदे जो है वो कोशिश की जाती थी कि उसमें मोस्टली जो है वो पर्सन्स हों जो या तो मतलब गुरु हैं इस काम में और या फिर इंडियंस हैं। हुँ, खैर कॉल ट्रांसफ़र होने के बाद अब एक पर्सन सिंपली रिपोर्ट करवाने के लिए गया है, क्योंकि कुछ पर्सन्स जो नियर बाय होते थे। अच्छा हुँ, ये ऑल ओवर द इंडिया प्रोजेक्ट चलता है। सही। मुंबई में, कोलकाता में इनके मतलब जितने भी हैं, दिल्ली में और नाम उन्हीं के इदारों के यूज़ किए जाते हैं। हुँ, उन्हीं के पुलिस स्टेशंस के एड्रेस को यूटिलाइज़ किया जाता है। सब कुछ वही होता है, बट पर्सन ऑब्वियसली फेक होते हैं, ठीक है। स्पैमर्स। हुँ, अब इसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। हुँ, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होते ही पहले उस पर्सन से नॉर्मली पूछा जाता है, हाँ जी, किस लिए आपकी कॉल ट्रांसफ़र की है, आप कौन है? आधार आईडी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पाकिस्तान में कहते हैं आईडी कार्ड, वो हुँ, बोलते हैं आधार आईडी। उड़ान आईडी। हुँ, अब मेन पर्पज़ उनका आधार है हुँ, और उनके जो सिबलिंग्स हैं, उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है, उनकी जो बैंक अकाउंट्स हैं, उनकी क्योंकि देखिए एक जो कोई भी पर्सन किसी भी ऐसी लीगल फील्ड में भी है देखा जाए तो उसका फर्स्ट क्योंकि मैंने बैंका से भी मेरा थोड़ा-सा रहा है एक्सपीरियंस तो मुझे इस चीज़ का आइडिया है कि जब किसी क्लाइंट को आप गाइड करते हैं या अपनी किसी भी प्रोडक्ट को सेल आउट करने की ट्राई करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको जज करते हैं हुँ, कि वो कितने पानी में है। हुँ, आप इसको कहाँ तक लेके जा सकते हैं और हुँ, कहाँ तक मतलब इसको किस प्रोडक्ट के लिए हिट कर सकते हैं। ठीक है। सो जब उसको प्रोफाइलिंग उसकी करके उसको ठीक से जज करने के बाद जब देखा जाता था कि अगर कोई तगड़ा बंदा है हाँ, तो लास्ट स्टेप उनका जो होता था वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन्वॉल्व करना होता था कि जो भी तुम्हारा पैसा कमाया गया है जो तुमने हुँ, कमाया है आज तक वो चेक हुँ, करना पड़ेगा। वहाँ की एक कोर्ट है जिसका नाम लिया जाता था, अब मुझे हुँ, याद नहीं ठीक से अ, हुँ, उसका नाम लेके कि आपके जो सारे फंड्स हैं, हुँ, उनको हम कैप्चर करेंगे, आप हुँ, ट्रांसफ़र करेंगे उन फंड्स को, उनको हुँ, चेक किया जाएगा, अगर तो लीगल हैं, तो आपको रिटर्न बेस हो हुँ, जाएगा और अगर ये मतलब कि नहीं है, अगर इसमें कुछ भी इल्लीगल है, जिस तरह से हमें डाउट लग रहा है कि आपकी जो इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है, वो सब चीज़ें जो है वो इल्लीगल हैं और कुछ भी हुँ, ऐसा है तो उसको बोला जाता था। अब हुँ, पर्सन को ट्रैक करना लॉट्स ऑफ पर्सन्स बिकॉज़ अभी इंडिया में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बहुत ज़्यादा क्योंकि ये बहुत पुराना स्कैम है। लाइक सही। ये प्रोजेक्ट जो इंडियन प्रोजेक्ट है, ये बहुत बहुत सालों से चल रहा है। हुँ, सो इसके लिए अभी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। वहाँ मोदी ने भी मतलब एक बयान दिया था जिसमें क्लियर वर्ड्स में बोला था कि अगर आपको कोई नोटिफ़िकेशन मिलता है, अगर आपको कोई फेक कॉल आती है, आपको अननोन पर्सन आपकी डिटेल्स जानने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कुछ भी है तो आप उसको कुछ भी फंड ट्रांसफ़र नहीं करेंगे इवन किसी भी तरह की कोई भी और आप डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे। लेकिन इस मुझे एक बात को तो हम यहाँ मलूज़े खातिर रख लें कि ये इंडियन इंडियन को स्कैम कर रहे हैं, नहीं कुत्ता कुत्ते दा वैरी हैगा। यानी ये यस, इंडियन इंडियन को स्कैम कर रहे हैं
यस, तुम्हें तो उन्होंने फंसा के, एक पाकिस्तानी लड़की को उन्होंने फंसा के अपना आलाकार बना के इस्तेमाल किया, और यस पाकिस्तानी को ऑफ ट्रैप करते हैं, और इंडियन जो है, मतलब कंपनी चाइनीज है लेकिन वो हायर इंडियन को ही करते हैं, पैसे इंडियन को ही मिल रहे हैं, और इंडियन इंडियन को ट्रैप कर रहा है, बेसिकली स्टोरी यस, है। यस, ठीक। यू आर राइट। बिकॉज बेसिकली जो एशियन कंट्रीज हैं, जो हमारा ये इस साइड का जितना भी एरिया है, ये जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया आते हैं, हम लोग की जो कोशिश होती है वो एक मिसकॉन्सेप्शन जो हमारे दिमागों में बिठा दी गई है, वो ये है कि आंख बंद करें और दिन चढ़ते आंख खोले तो बस चांदी होनी चाहिए। There you go. ये जो चीज दिमागों में बिठाई गई है कि रात के रात जो है वो आपको मिलीनियर बनना है, बिलीनियर बनना है, और दूसरे प्लेटफॉर्म्स को रॉन्ग वे में यूज करके जो बंदे ऊपर चढ़ रहे हैं, और फिर उसके बाद वो इस चीज को बहुत अच्छे से डिक्लेयर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ये तो कमाल हो गया, मतलब हमारे पास अच्छी गाड़ी है, अच्छा घर है, अच्छा ये है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। स्ट्रगल करनी पड़ती है, धक्के खाने पड़ते हैं, भूखा रहना पड़ता है, टॉर्चर बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत कुछ होता है लाइफ में। ये कोई मजाक नहीं है जिस तरह से हमारी मीडिया ये और टिकटॉकर्स और डिफरेंट लोग जो है वो इस चीज को बहुत ही ज्यादा पुशअप करके हमारी यूथ को जो है उनका माइंड जो है वो बिल्कुल खराब कर चुके हैं। सही। सो तुम्हारी तीसरी टीम होती है, उसके बाद उसको किल टीम कहते हैं, राइट? एग्जीक्यूशन। बिल्कुल। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद, मनी लॉन्ड्रिंग का केस उस पे ऐड करने के बाद, उसको बोलने के बाद कि हम आपको ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं, हमारे एक सीनियर पर्सन है जो आपके असासों को, आपकी जो इनकम है, इनकम सोर्स ऑफ इनकम है, उसको सबको चेक करेंगे, और आप उनसे बात कीजिए, वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। अब कुछ पर्सन्स को इसी स्टेज पे सर्विलेंस पे भी लगाना होता है। लाइक अगर कुछ तो सेकंड लाइन पे ही जो नॉर्मल पर्सन्स हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता है, जिन क्लाइंट्स के पास, उनको सेकंड लाइन पे ही किल कर दिया जाता है। किल करने से मुराद ये है कि उनसे, उनके पास अगर 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख है तो वो वहीं पे निकलवा लिया जाता है, उसको थ्रेड करके, उसको, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पे एक और सच्ची बात बोलना चाहूंगी कि इंसान जब भी मरता है अपने लिए नहीं, अपनों के लिए मरता है। बेशक। तो जब आप नेक्स्ट पर्सन को समझ आ जाती है कि ये मेरे साथ साथ मेरी फैमिली, मेरे बैकअप, मेरे बैकग्राउंड, हर चीज को समझ चुका है, और वो जब वीडियो कॉल पे आपके साथ मतलब अटैच होता है, और आपको अगर मतलब क्लाइंट को अगर किसी भी काम के लिए उठना है, इवन पानी पीने के लिए भी उठना है, तो उसे परमिशन चाहिए। सही। तो वो समझ चुका होता है कि मैं फंस गया, सही। अब बात तो छुड़ा नहीं है किसी तरह से। और अगर एक नॉर्मल क्लाइंट है तो उसको वहीं पे मतलब उससे जो भी है वो क्लियर करके उसे फ्लैशबैक, उसे ब्लॉक ठीक कर है। दिया। उसके बाद और अगर कोई तगड़ा बंदा है तो वो थर्ड लाइन पे जाता है, और वहां पे यहाँ पे कुछ और चीजें मैं बहुत क्लियर वर्ड्स में बोलना और बताना चाहूंगी कि जो किलर लाइन है, जो क्लोजर वहां पे बैठे होते हैं, उनको प्रॉपर्ली एक कैबन, वॉइस प्रूफ कैबन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और जिसमें वो बैठे होते हैं अपने लैपटॉप पे, और बंदा सर्विलेंस पे होता है। अगर उसको सोना है, अगर उसको वॉशरूम जाना है, अगर उसको कुछ खाना है, तो वो जो भी करना है उसे उसके सामने ही करना है। एंड सेकंड वन इज, जो इस काम में असल गुरु बनते हैं, वो इस हद तक भी क्लाइंट को ट्रैप कर लेते हैं कि वो मतलब आप ट्रस्ट डेवलप करते हैं, वो आपको थ्रेट नहीं करते। जो थर्ड लाइन के पर्सन्स हैं वो थ्रेट करने की बजाय आपको ट्रस्ट में लेते हैं। मैं एक क्लाइंट का जिक्र करना चाहूंगी, नाम नहीं लूंगी, लेकिन वो एक डॉक्टर थी, अराउंड 69 to 70 years old। ठीक है। उस लेडी ने थर्ड लाइन पे
ट्रस्ट इतना डेवलप हो चुका था उस पर्सन का उन एजेड लेडी के साथ कि वो उनको बेटा कहती थी। बेटा आप जैसा कहें, इट्स ओके आप मेरी सोर्स ऑफ इनकम मेरी क्योंकि उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड था वो इस तरह से था कि उनके सबके सब बच्चे आउट ऑफ कंट्रीज में सेटल थे और सबके सब डॉक्टर्स थे, बेटियां भी, बेटी भी, खुद भी वो डॉक्टर थी। बहुत अच्छा बैकअप था उनका। और उसके बाद क्या हुआ कि जब इतना ट्रस्ट डेवलप हो गया, वो 7 डेज के लिए सर्वेलेंस पे थी। बैंक पे वो खुद गई और वो जैसे ही उनको जैसे जैसे गाइड, क्योंकि जब बैंक भेजा जाता है ट्रांजैक्शंस के लिए, क्योंकि ये चाइनीज जो है वो अपना अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, फेक अकाउंट प्रोवाइड करते हैं जिसमें मनी ट्रांसफर करना होती है। उसमें ये चीज होती है कि कभी अकाउंट ब्लॉक हो गया या कभी कोई इशू आ गया या कुछ भी, तो मतलब या वहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरा जो होता है वो इस चीज़ का ये लोग फेस करते हैं कि अगर क्लाइंट को किसी बैंक वाले ने, किसी और ने थोड़ा सा गाइड कर दिया इस बारे में कि लाइक ये स्कैम होने जा रहा है, आप किसको इतना पैसा ट्रांसफर करने जा रही हैं, ये कुछ भी ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो चुकी है। बहरहाल वो इतना ट्रस्ट करती थी उस पर्सन पे, इतना ट्रस्ट करती थी, मैं दोनों पर्सन्स के दोनों साइड के नाम हाइड करूंगी, बट इतना ट्रस्ट डेवलप हो चुका था कि वो बेटा कहती थी उस पर्सन को। थर्ड लाइन का हमारा जो पर्सन था, सीनियर पर्सन था, और उन्होंने अराउंड 1C 1 करोड़ ट्रांसफर खोखा किया। बोलते हैं इंडिया में, खोखा बोलते हैं, एक को क्या, खोखा 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 हो गया। और इस तरह से कि 40 लाख फर्स्ट, फिर 20 लाख, फिर क्योंकि ट्रांजैक्शंस में ये कुछ ग्लिचेस आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा करके ये 1C एक खोखा जो है वो कंप्लीट हो गया, काम उतार गया। अच्छा, अब ये बताओ, लेट्स बैक टू द वन थिंग कि तुमने वहाँ कितना अर्सा, क्या कैसे रही, क्या खाना था, क्या हिसाब किताब था? टेल मी अबाउट योर लाइफ, कैसी लाइफ थी तुम्हारी वहाँ पे, ताकि इबरत पकड़े लोग जिनको जाने का शौक होता है कि क्या क्या मुश्किलें तुमने झेली हैं। कामरान भाई ये इतना आसान नहीं है, कहने सुनने में बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छा, मतलब आप आउट ऑफ कंट्री हैं, जो पाकिस्तानी, जो हमारा एक पीछे वालों का एक वो होता है ना, उनको यही होता है यार वो बंदा बाहर बैठा हुआ है और बाहर शायद दरख्तों पे लगे हुए हैं, ऐसा नहीं होता। तो मैं यहाँ पे ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी सबका कि ये एक बहुत मुश्किल टास्क है। एक नॉन फ्रीडम कंपनी में आप जब रहते हैं, आपको निकलने की परमिशन नहीं होती है, आपने बाउंड्री वॉल से बाहर नहीं आ सकते आप, नहीं, एक आप तरह कंपाउंड, में ही हो, एक तरह जेल में ही है आप। जी बिल्कुल जेल में ही है। और 12 घंटे कंपाउंड, तुम्हारी ड्यूटी होती है? सॉरी, ड्यूटी कितने आवर है? 12 घंटे जी 12 घंटे, स्ट्रेट, 12 के 12 घंटे। 14 जा सकती है, 12 के 15 जा सकती है, 12 के 16 जा सकती है, इससे नीचे वो नहीं उनकी आ मर्जी सकती। है, वो जब कहेंगे, अब आप जब तक वो कह रहे हैं आपने काम करना है। आप काम 12 घंटे करना वो बोलते हैं, 12 घंटे होती नहीं, यूजली 14-15 घंटे तो होता ही है इसमें। मस्ट होता है, मस्ट होता हाँ। है, क्योंकि वो इस तरह से इसको बढ़ा लेते हैं ना कामरान भाई कि लाइक मान के चले आपने आपने अपने ड्यूटी आवर्स कंप्लीट कर लिए, अब हाँ। इसके बाद क्या होगा, आपने शाम में जो है वो खाना खाया, खाना खाने के बाद जो है वो आपको दोबारा मीटिंग के लिए कॉल आ गई कि जी सबको बोलें कि मीटिंग है, आ जाएं। अब वो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे फजूलियात मतलब चल रही हैं, लेकिन वो मीटिंग चल रही है, क्योंकि वो सही। अपने रूल्स रेगुलेशन में। यहाँ पे एक और चीज मेंशन करूंगी मैं कमरन भाई, हम लोग को ना वक्त की कदर नहीं है। सही। हम समझते हैं कि हम वक्त को जाया करते हैं, नहीं, वक्त हमें जाया करता है। बेशक। अब ये और बताओ अजय, एक चीज मुझे मेंशन करो कि जो लोग अपने, इनका एक टारगेट होता है, हर एक का एक गोल होता है, राइट? हर एक को गोल अचीव करना होता है। जो गोल नहीं अचीव करते उनके साथ क्या होता है? जो गोल नहीं अचीव करते कमरन भाई, इनकरेक्ट वर्ड्स, उनको करंट भी लगाया जाता है, उनको बंद भी किया जाता है, छोटे से कमरे में वो और सॉलिटरी बंद कर देते हैं,
अंधेरे कमरे में जो जी बिल्कुल, जेल जी जेल ही बिल्कुल। होता है, छोटा जेल में तो तुम जेल ऑलरेडी होती है, हो। जेल के बाद वो एक छोटा सा और कमरा होता है, इसमें उसको बंद करके अंदर डाल देते हैं या करंट जिसको लगा बंद रहे करके अंदर डाला जाता है। हैं लेकर इवन दो फिर हमारे एक कोलीग के साथ ये भी हुआ था कि उन्होंने मतलब उसको पहले तो तशद्दुद किया, तशद्दुद करने के बाद उसका मोबाइल तोड़ा और पुलिस को कॉल की कि मतलब भाई ये बंदा जो है वो हमें क्योंकि उनके ऑब्वियसली अगर वो इतनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ चला रहे हैं, कंपाउंड्स चला रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, तो गवर्नमेंट को भी तो ऑब्वियसली प्रोवाइड कर ही रहे हैं ना, कंबोडिया ऐसे ही तो नहीं चल रहा है। बेशक। तो इसमें क्या चीज़ है कि उन्होंने पुलिस को बुला के उस पर्सन को पिटवाया भी। उसको हैंडकफ लगे, हमारे सामने आँखों की बात है और उसके बाद उसका मोबाइल तोड़ा, उसकी हर चीज़ वहीं रख ली गई और उसे भूखा रखा गया और मतलब उसके बाद उसको जंगलों में छोड़ दिया गया। जाके उसे जंगलों में छोड़ दिया गया। आफ्टर करंट और ये सब कुछ करने के बाद और उसके बाद जब किसी तरह बैकअप से कुछ लोगों ने एम्बेसी में वहाँ पे कॉल्स की, मैसेजेस किए कि इस तरह से हमें मतलब कैद किया गया है, हमें खाना नहीं दिया जा रहा 24 घंटे, 48 घंटे, हमारे पास मोबाइल नहीं है और एक और चीज़ मैं मेंशन करूँगी कामरान भाई, जब हम लोग काम कर रहे होते हैं यानी कि हमारा अगर 9 बजे का टाइम है और हम लोग पहुँचे हैं, वहाँ पे हमने मोबाइल उनको सबमिट करवाने हैं। हमें अलाउ नहीं है कि हम अपना मोबाइल पकड़ सकें। कोई फैमिली की कॉल आ गई, कोई पीछे ज़िंदा है या मर गया है। ड्यूटी टाइम में डज़न्ट मैटर, कोई चीज़ मायने नहीं रखती। क्यों? क्योंकि आप ड्यूटी आवर्स में हैं। इसमें आप खाने के टाइम में वो भी परमिशन लेके अगर किसी मतलब रहमदिल बंदा कोई आप जिसके हाथ आप अगर लग गए हैं, तो उसने परमिशन दे दी है तो आप चंद घड़ी पकड़ के अपना मोबाइल चेक कर सकते हैं कि खुदा न ख़्वास्ता कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कहीं पे या कोई ऐसा कोई इश्यू तो नहीं है। बहरहाल हम लोग जितना टाइम भी अगर वो मीटिंग का टाइम है, अगर वो काम का टाइम है, हमारा ऑफ़िशियल टाइम है, तो हम उसमें मोबाइल नहीं पकड़ सकते, अलाउड ही नहीं है। और ये सारी पाबंदियाँ सहने के बाद और उसके बाद वहाँ की जो रूल्स रेगुलेशन है, एक और चीज़ अगेन मैं मेंशन करूँगी मैं अगेन वर्ड्स अपने रिपीट करती हूँ, हम वक़्त को ज़ाया नहीं करते, वक़्त हमें ज़ाया करता है। बेशक। इसका मुझे एहसास वहाँ जाके इसलिए बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि यहाँ पे अगर हमारा इंटरव्यू होता है ना, हमारी बहुत सारी मिस्टेक्स कामरान भाई हमारे खुद के अंदर हैं, हम जी। लोग खुद ठीक नहीं है। हमारा इंटरव्यू यहाँ पे अगर 9 बजे है ना, तो हम साढ़े 9 बजे, 10 बजे पहुँचेंगे, उससे पहले हरा में हम पहुँच जाएँ, बेशक। नहीं हो सकता। वहाँ पे अगर 9 बजे का टाइम है, इट्स मीन 9 बजे का टाइम है। 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले इट्स ओके। अगर आप 1 मिनट यहाँ पे हम इसको कुछ भी समझते ही नहीं है। वहाँ पे 1 मिनट लेट हुए हैं तो आपको उनका दिल चाहे तो $10 फाइन मारें, अगर दिल चाहे तो $100 फाइन मारें। ये उनकी मर्ज़ी है। अगर आप वो उनके चाहे बेशक वो उनका जो दिल चाहेगा वो करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर कामरान भाई अगर आपका रिज़ल्ट, आपका आउटपुट, आपका कोई क्लाइंट किल नहीं हो रहा, अगर आपका कोई मतलब उनको नहीं लग रहा कि ये बंदा मेहनत नहीं कर रहा या काम नहीं कर रहा है या इसका रिज़ल्ट नहीं आ रहा, तो उसको रात के 12 बजे अगर अगर आप सुबह 9 बजे गए हुए हो तो रात के 12 बज गए, 2 बज गए, 4 बज गए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बैठे हुए हैं, स्टिल ऑफ़िस में बैठे हुए हैं, अकेले बैठे हुए हैं, आपने कुछ खाया, नहीं खाया, पानी है, नहीं है, किसी चीज़ से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही। वहाँ मेहनत करना हमारी मजबूरी बन जाती है। बेशक, बेशक। इसको फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड करते हैं और हम जाते हैं फिर वो कंपनी तुम काम करती रही वहाँ पे, कितना अरसा तुम वहाँ पे काम किए, उसके बाद क्या हुआ? आखिर वो बताओ ज़रा कि उसके बाद की कहानी ज़रा-सा, फिर क्या हुआ? बहुत मज़े आ रहे थे, कंबोडिया जाना है, कॉल सेंटर, ज़रा बढ़ो आगे। कामरान भाई यहाँ पे अगेन एक पेनफुल इंसिडेंट हुँ, जिसका मैंने कभी गुमान भी नहीं किया था हुँ, अपनी लाइफ में और ऑनेस्टली स्पीकिंग किसी भी पर्सन को अभी मैं
आपसे ये बातें सब शेयर कर रही हूँ, मेरी फैमिली में भी इन बातों का नहीं पता कि सही। मैंने देखने में क्या-क्या इस फेस चैनल को किया ना, है। ये इस चैनल को ना देखें। अल्लाह जी, करे कि ऐसा हो। बहरहाल मैं तकरीबन 10 महीने काम करने के बाद जनवरी में पाकिस्तान वापस आ गई। कुछ ठीक है। पर्सनल रीज़न्स भी थी और कुछ हुँ, वैसे भी एक लंबा टेन्योर जो है वो निकल चुका था। तो मैं वापस आई छुट्टी के लिए कि मैं छुट्टी पे आई हूँ। बहरहाल घर पे ऑब्वियसली जब वो कहते हैं कि आप हमेशा अच्छा चेहरा दिखाने की कोशिश करते हैं फैमिली को। ख़ासतौर बेशक। से एक लड़की जब निकलती है, कोशिश करती है खुद के साथ कुछ भी है, उसे कुछ भी फेस करना पड़ रहा है या कुछ भी बेयर करना पड़ रहा है तो इट्स ओके। हुँ, वो बैकअप पे अपने पेरेंट्स को या किसी को भी परेशान नहीं करना चाहेगी और ना हुँ, ही किया जाता है। हुँ, सो मैं पाकिस्तान वापस आई और मेरा सडन जो है वो मेरी इस कंपनी के साथ क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पर्सन्स थे जिसमें पाकिस्तानी भी थे, अदर नेशनलिटीज़ के भी थे, जिसमें ये था कि हमें थोड़ा-सा इस चीज़ का रखा गया था कि वो हमारे लिए हलाल खाने का और इस चीज़ का थोड़ा उन्होंने किया था। चाइनीज़ हुँ, बॉस को बोलने के बाद थोड़ा-सा हमारे लिए अरेंज किया था जिससे हमें लगता था कि हम मतलब हराम चीज़ें खाने की बजाय शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें हलाल मिल रहा है। क्योंकि ठीक है। मोस्टली जगहों पे मोस्टली कंपनीज़ में ऐसा होता है कि जो चाइनीज़ फूड है, वो ही आपको दिया जाता है। पोर्क होता है, सुअर ही होता है, उसमें वो भी सुअर के गंदे वाले अज़ा। एक तो सुअर का भी सुअर होता है वो। इंटेस्टाइन जो होते हैं, अंतड़ियाँ, पैर, जो फेंकने वाली चीज़ें होती है, वो उसको बना के एक सूप सा बना के दे देते हैं वो उसको, और वो बॉइल्ड, वो स्टिकी राइस उसको कहते हैं। स्टिकी राइस तुमने खाए बस भी होंगे, मोटे वाले थाई राइस। इन लोगों ने, बच्चों ने देखे भी नहीं होंगे वो कभी स्टिकी राइस क्या होता है। हमारे यहाँ तो वो उसमें से वो चावल से वो निकाल के करते हैं ना, वो स्टिकी राइस, अल्लाह माफ़ करे, वो मुझे पता है क्या चीज़ होती है वो। वहाँ तो वो वो मोटे, सब राइट, वो सब कुछ मिलता है, उसके साथ-साथ वहाँ पे कभी-कभार उनकी पार्टीज़ के लिए, उनके अच्छे खाने के लिए बिच्छू वगैरह जो है वो भी फ्राई करके आगे रखे जाते हैं। हुँ। जो कि मैंने हाँ, अपनी इन गुनहगार आँखों से देखे हैं लोगों को खाते हुए। मैंने भी देखे हैं बहुत। फिर तुम बहरहाल 10 महीने के बाद क्या हुआ? जो मैं वापस सॉरी? फिर वापस तुम चली गई जी, दोबारा मैं उसी। वापस चली गई। अभी इस हाँ जी। बीच मैंने थोड़ा-सा ट्राई किया यूएई जाने के लिए अगेन, हुँ, बट हम चूँकि पाकिस्तानी हैं और मैं यहाँ पे कुछ मज़ीद जो है वो राज़-फ़ाश करना चाहूँगी, हमारे बिल्कुल कीजिए। पाकिस्तानी इदारों के हवाले से। हमारे जी, बहुत अच्छे-अच्छे जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको रूल्स रेगुलेशन क्या कहें? मतलब अगर कोई बंदा यहाँ पे चाहे कि सीधे तरीके से इंसानों की तरह अगर कोई काम करना चाहे, निकलना चाहे, दैट्स नॉट पॉसिबल। अगेन मैं बोलूँगी कि कामरान भाई मेरे साथ-साथ बहुत सारी गर्ल्स फरार चाहती हैं। बेशक। फरार का कोई रास्ता चाहिए और इस वजह से मैं अगेन कंबोडिया पहुँची, एयरपोर्ट से निकली, समझ में नहीं आ रहा था, ना आगे का पता, ना पीछे का क्योंकि मैं नॉन फ्रीडम में रही थी। मैं तकरीबन 10 मंथ के अंदर सिर्फ़ 3 या 4 बार खाना खाने के लिए बाहर निकली थी। हुँ, रिवरसाइड में गई थी, उसी एरिया का थोड़ा-सा नाम पता था, इतना कुछ अ, आगे-पीछे पता नहीं था, ना कुछ सर्च किया हुआ था। अकेले खैर पहुँच गई कंबोडिया फिर से और वहाँ जाके मैंने एक टैक्सी ली, वहाँ से ड्राइवर को बोला, मैप लगाया रिवरसाइड, ओके। पहुँच गई, पहुँचने के बाद वहाँ पे मुझे जो है रेस्टोरेंट के जो ओनर थे या उनके वहाँ के लोग थे, उन्होंने पूछा आप आपके साथ कितने लोग हैं? मैं इधर-उधर देख के मैंने बोला, मैं अकेली हूँ। जब उन्होंने इस चीज़ को देखा कि आप अकेली हैं? मैंने कहा यस, एनी प्रॉब्लम? बोले नहीं कोई इश्यू तो नहीं है बट आप मैंने कहा काइंडली रूम रिजर्वेशन हो सकती है। अब मेरे पास लगेज भी था उस वक़्त, अब तो ख़ैर हुँ,
चला गया सब। लेकिन लेकिन कामरान भाई, मैं वहाँ पे होटल स्टे पे रही, हम्म। अकेले कंबोडिया में रह के अकेले मैंने सर्वाइव किया। वहाँ पे अराउंड मान के चले मैं तकरीबन तकरीबन 20 से 22 दिन होटल स्टे पे अकेले रूम में रही। हम्म। मैंने कंपनीज को सर्च किया। रात में मतलब नीचे रेस्टोरेंट था, ऊपर रूम्स थे, और हम्म। वहाँ पे आपको पता ही है कि Massage, बस massage, can I have massage? No massage. देखिए Honey, कामरान honey, भाई, honey, want massage? Honey, honey, long time, short time, honey. यस, और मजे की बात यह है कि हमें वहाँ पे ओपनली मतलब वो वहाँ पे उनका तो क्राइटेरिया है ही नहीं ना, मतलब वो तो नॉन मुस्लिम्स हैं, उनको तो इस चीज़ का है ही नहीं, हलाल हराम ये चीज़ें उनके लिए तो मैटर ही नहीं करता। मैटर तो करता है हमारे लिए। बट अपनी इन गुनाहगार आंखों से अ, उस रेस्टोरेंट के अंदर जो 18 से 20 कमरे थे, उनके अंदर से भी दिन रात इसी तरह से टिकट कपल्स कटाओ, लाइन बनाओ, टिकट कटाओ, लाइन बनाओ, टिकट कटाओ, लाइन बनाओ। सब कुछ देखा। बट ये है कि उसमें बहुत बहुत ज़्यादा जो हमारी अपनी कम्युनिटी है, जो इंडियंस हम्म। हैं, जो मतलब एशियन कंट्रीज़ के हैं, जो हकीकत में सॉरी पाकिस्तानी हूँ, बट मैं फिर से बोलूँगी कि हम भूखे हैं, पैसे से भी, हवस से भी। बेशक। हम भूखे हैं हर तरह से, और हम हर क्राइटेरिया, हर अपना एक मतलब सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि हम वो कहते हैं ना कि मतलब एकदम से जब वो कहते हैं कि किसी भूखे के आगे खाना रखा जाए, तो वो हम्म। खाना देख के एकदम से टूट पड़ता है उस पे। हम्म। हमारे पाकिस्तानियों का वो हाल होता है, जब वो यहाँ से बाहर जाते हैं, देखा तो उन्होंने कुछ होता नहीं है, हम्म। तो जब वो बाहर जाके एकदम से देखते हैं, तो वो कहते हैं वाओ, दैट्स ऑसम। तो बस फिर क्या कहने हैं। बहरहाल वहाँ से फिर मुझे डिफरेंट कंपनीज को मैं इंटरव्यूज दे चुकी थी, इंट्रोडक्शन वीडियोस मेरी जा चुकी थी, कुछ रेफरेंसेस से कुछ वैसे, और वहाँ पे वहाँ से 4 घंटे दूर एक उनका सिटी है सियानक वैली, चाणक्य। वहाँ पे मेरा जाना हुआ। मैं हम्म। पर्सनली वहाँ पे भी गई, और जो वहाँ का मतलब वहाँ जब मैंने मैप पे सर्च किया, तो उसका जो मुझे एरिया नज़र आया वो टोटल जंगल था। हम्म। बट वो कहते हैं कि जब बंदा कुछ सोच के निकल जाए तो फिर क्या कह सकते हैं, कुछ भी कर गुजरता है। बेशक। बहरहाल मुझे वहाँ से कंपनी से ऑफर थी, वो टाइपिंग प्रोजेक्ट था, और हम्म। टाइपिंग प्रोजेक्ट में ये लोग जो है वो क्लाइंट को किसी और तरीके से ट्रैप करते हैं। हम्म। वो इस तरह से कि उसमें टाइपिंग की जाती है, डिफरेंट कंट्रीज को टारगेट किया जाता है। उसमें हम्म। कमरन भाई लाइक सऊदीया से, लाइक यूरोपियन कंट्रीज, चाइनियन, हर कंट्री से हम्म। जो है लोगों को वो हिट किया जाता है। उनको भी इसी तरह से मैसेज जाता है कि क्या आप कोई ट्रैवल गाइड हैं। इस हम्म। तरह से ओपनिंग की जाती है। ओपनिंग करने के बाद उनको मतलब उनसे चिट चैट की जाती है। लाइक अगर अगर कोई लड़का भी बैठा मतलब लैपटॉप पे लगा हुआ है, तो वो लड़की बन के बात करेगा। और मैंने जो हम्म। मॉडल्स की बात की थी कि हम अच्छी मॉडल्स के तौर पे नहीं यूटिलाइज की जा सकती हैं, तो ये इस प्रोजेक्ट में होता है, और हम्म। ये स्कैम की दुनिया का सबसे गंदा प्रोजेक्ट है। सही। क्योंकि आप एक लड़की बन के, अगर आप लड़की नहीं भी हैं, तो आप जो है वो नेक्स्ट पर्सन को ट्रैप कर रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि
अलीबाबा, अमेज़न और अली एक्सप्रेस पे आई थिंक यही प्लेटफ़ॉर्म्स थे। उन पे जो है वो मैं इस तरह से काम कर रहा हूँ, बातों-बातों में उसकी हॉबीज़ पूछनी है, उसके साथ यूज़्ड टू होना है, बातें-शातें करनी है, गपशप मारनी है, उसको ट्रैप करना है, ट्रैप करने के बाद उसको बोलना है जी, मुझे तो इतने परसेंटेज फ़ायदा हो रहा है, ठीक है? तो तुम भी मतलब इसमें इन्वेस्ट करो, ठीक है? हुँ, तो यू आर अ गुड फ्रेंड, सॉरी वी आर अ गुड फ्रेंड, सो बेहतर ये है कि आपको भी अच्छा लगेगा, आपको भी इतने परसेंटेज मिलेगा, आपको भी आपकी भी अच्छी अर्निंग होगी। अब ये होता है उसमें उसमें थोड़ा-सा एक इन्होंने क्लिक रखा है कि पहले क्लाइंट को 2 बार जो है ये उसका जो मुनाफ़ा है, जो उसका बेनिफिट है, जो परसेंटेज है, ये उसको रिटर्न करते हैं, हुँ, लेकिन उसको यकीन हो जाए। फिर जब उसको यकीन हो जाता है उसके बाद लाइक जो मॉडल्स हैं उनका काम होता है कि वो उनके साथ वीडियो कॉल्स पे आके और सब ये वो हुँ, 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 एंड हुँ, एवरीथिंग, हुँ, हुँ, सो मैं इसको थोड़ा हुँ। समाप्त उसको करती हूँ इस। उसको बच्चों के लिए जी रेटेड कर दिया तुमने। जी बिल्कुल। तो इसमें ये चीज़ है कि उसके बाद फिर ये होता है कि वो एक बड़ी ट्रांजैक्शन करता है। हुँ, जब वो एक बड़ी ट्रांजैक्शन करता है उसमें भी कामरान भाई बहुत पैसा ये लोग खींचते हैं, और इसका हुँ। डायरेक्टली बेनिफिट जो है वो ना तो एम्प्लॉइज को होता है, यानी कि जो स्कैमर्स जो नीचे आपके आपका काम फिक्स कर रहे सैलरी पर है, आपको आपकी सैलरी मिलनी है, बाकी वो जो मिलियंस ऑफ डॉलर ले लेते हैं और वो वो पैसा वो अपने खाने चाइनीज के वो चाइनीज के पास जाता है। यूं ही तो नहीं चाइनीज की इतनी लश लाइफ। हुँ, चाइनीज अगर वो जेलों में भी बैठे हैं तो उनके मतलब लेवल है उनका एक, बेशक, ऐसा तो नहीं है। जी। कितने अरसे तक तुम इस चक्कर में पड़ी रही टाइपिंग वाले में? टाइपिंग वाले में ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा मेरा, अराउंड 1 वीक और 10 डेज़, क्योंकि वो उस नाइट की शिफ्ट थी। हाँ, जो इंडियन प्रोजेक्ट है वो डे टाइमिंग है, जो क्योंकि डे बाकी नाइट क्योंकि वहाँ अमेरिका में और यूरोप में जब दिन होता है तो वो रात में काम कर रहे हो ताकि टाइमिंग मैच हो वहाँ पे। टाइमिंग मैच हो जाए उसके लिए ये लोग रात में काम करते हैं, और हमारी नाइट की शिफ्ट होती है, यानी कि हाफ डे भी उसमें इंक्लूड हो जाता है। वही मैं हुँ, आपको अगेन बताने जा रही हूँ कि इसमें टाइमिंग लाइक दोपहर 3 बजे से लेके रात 3 बजे तक की रखी गई थी, हुँ, जो माइलिंग का या जो ऑनलाइन इस तरह से ये काम था। तो इसमें रात की टाइमिंग थी एक, तो वो ठीक-ठाक ज़लालत थी, हुँ, क्योंकि ना आपको सोने का पता है, ना जागने का पता है, ना फैमिली से बात करने का पता है, और ना ही आपको ये चीज़ का पता है कि आप दिन कब हो रहा है और रात कब आ रही है, क्योंकि आप तो उलट हो सही, चुके हैं, टोटली बिल्कुल, तौर पे। तो उस रूटीन को, क्योंकि फितरत के उलट जब भी इंसान जाने की कोशिश करता है ना, तो वो खुद उलट हो जाता है। बेशक। और तो इस तुम तरह से 1 जब हफ्ता वहाँ आप पे 1 हफ्ता तुमने वहाँ पे काम किया, 1 वीक तुमने काम किया वहाँ पे टाइपिंग में, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कामरान भाई बेसिकली मुझे फूड पॉइज़निंग हो गई थी, क्योंकि वहाँ का खाना मेरी बर्दाश्त से बाहर था। हुँ, हुँ, एक तो मतलब बिल्कुल उलट हो गया, डे से नाइट में जाना और फिर हाफ डे भी इंक्लूड था, और हुँ, वहाँ रात 3 तक ड्यूटी आवर्स मतलब सिर्फ काउंट में आते थे। उसके बाद जो 4, 5, 6 वहाँ पे हमें बचते थे उसका तो कोई काउंटेबिलिटी ही नहीं थी ना। तो हुँ, उसमें जब हम लोग दिन चढ़े वापस आते थे या थके हारे, वो रात के 2 बजे खा रहे हैं, रात के 4 बजे खा रहे हैं, कुछ कुछ पता नहीं है। तो मुझे फूड पॉइज़निंग की वज़ह से जैसे ही मैंने शॉर्ट लीव माँगी, हुँ, इसमें चूँकि चाइनीज़ अपनी रूल्स रेगुलेशन में बहुत पुख्ता हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसमें क्या होता है कि मतलब वो एक-एक चीज़ पे फ़ाइन मारते हैं। यानी कि आपकी आदि हुँ, पे जो है वो फ़ाइन में भी जा सकती है, हुँ, अगर आप उनके रूल्स रेगुलेशन को फ़ॉलो अप नहीं करते हैं। सही, तो पहला तो साँस यहीं पे खुश्क होता है कि हुँ, पीछे कैसे भेजने हैं। हुँ, अगर आपने बैकअप अपना सपोर्ट कैसे करना है फैमिली को, हुँ, कि अगर आप यहीं पे सब मतलब फ़ाइन में ही कट ऑफ हो जाएगा। सो इस चीज़ को देखते हुए वहाँ पे जब ये सब हुआ तो मैंने उनसे शॉर्ट लीव का बोला। एक पाकिस्तानी भाई अगेन टाँग खींची,
जाती है। हम्म मेरे टीएल थे, टीम हम्म लीडर थे वहाँ के, तो उन्होंने, क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट में नई थी बिल्कुल, मुझे आइडिया तो था सब चीज़ों का, रूल्स रेगुलेशन का, बट मैंने उनसे शॉर्ट लीव का बोल दिया गलती से, क्योंकि मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। 103 फीवर था मुझे, फूड हम्म पॉइजनिंग इस कदर थी कि ऐसे ही था कि शायद मैं उस दिन का चढ़ता सूरज भी ना देख पाऊँ। हम्म उसके बावजूद मेडिसिन थी नहीं, पूछने वाला कोई होता नहीं है। सीधी सी हम्म बात है कि अगर आप ये कहते हैं ना, बाहर रहते हुए या कहीं ऐसी किसी कंपनी में काम करते हुए, कि अगर आप मर भी रहे हैं तो कोई आपको आके पूछेगा, हम्म दैट्स नॉट पॉसिबल। तो तुम वहां से कोई निकल गई, शॉर्ट लीव तुम्हें मिली, शॉर्ट लीव मिल गई। नहीं, शॉर्ट लीव की बजाय उन पाकिस्तानी भाई ने मेहरबानी की मुझ पे, और मेहरबानी ही कह सकती हूँ, मेहरबानी की मुझ पे, और उन्होंने मेरी तरफ से रिजाइन डाल दिया, वेरी नाइस। जिसका मुझे पता ही नहीं। हम्म थोड़ी देर बाद एक बंदा मेरे रूम में आता है, और हम्म इनके कंपाउंड्स बेसिकली, कामरान भाई, मतलब इनके कंपाउंड्स के अंदर चलते चलते आपको एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक, या अपने रूम से ऑफिस तक जाते जाते कोई 10-15 मिनट पैदल वॉक करनी पड़ती है, इतने बड़े बड़े कंपाउंड हैं। हम्म सो मैं चूंकि अपने ऑफिस के लिए जा रही थी, कि मैं जैसे तैसे उठ के जाऊं, कंडीशन बताऊं, शॉर्ट लीव मुझे किसी तरह से मिल जाए, कोई मेडिसिन अगर किसी के पास हो तो शायद मिल जाए। बट मैं बहुत तकलीफ में थी, जा रही थी कि मेरी रूम की तरफ एक बंदा आया, एक सेकंड पर्सन, जिसने मुझे बोला कि आपने रिजाइन दे दिया है, काइंडली हम्म अपना लगेज जो है वो समेटे, आप जा सकते हैं। अगर अल्लाह अल्लाह करके 20-22 दिन बाद एक स्कैम कंपनी में मुझे जॉब मिलती है, हम्म तो उसके बाद ये सीन क्रिएट हो जाता है। उसके जी। बाद मैं वहां से लगेज समेटती हूँ, और फिर क्योंकि ना तो कोई जानने वाला है, ना मैं किसी को जान सकती हूँ, हर चेहरा बाहिजाब है। कामरान भाई, दैट्स ट्रू वर्ड्स, हर चेहरा बाहिजाब है। अगर हम्म कोई पाकिस्तानी भाई या बहन भी आपको उस वक्त टॉलरेट कर रही है ना, तो यकीनी तौर पे वो उसका असली चेहरा नहीं है। बेशक। आप वहां से किसी भी और कंपनी में बड़ी आसानी से बेचे जा सकते हैं, आपकी कोई भी हम्म कीमत लग सकती है, क्योंकि उन कंट्रीज में कामरान भाई, आपको मतलब ये नहीं होता कि मतलब जो नॉर्मली हम लोग यहाँ खरीदो फरोख्त करते हैं, वहाँ इंसानों की बोलियां लगती हैं वो इन तो तुम्हारा कंपनी। रेस्टोरेंट से ही शुरू हो जाता है, जब तुम रेस्टोरेंट में बैठी होती हो रिवर साइड पे, उस वक्त वो जो एजेंट होता है वो तुम्हें खरीद लेता है ना, राइट। राइट। $100, मैं हजार आपको डॉलर बताती हूँ, $500, वो फिर उसको कमीशन मिलता है कंपनी को बेचने का, बिल्कुल राइट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो कंपनी के साइड से खा रहे होते हैं, उनको हम्म $1000, $1200, इससे अबव भी उनको एक पर्सन के कंपनी में लगवाने के आराम से अगर मिल रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी है। बेशक। अगर उन्होंने 5 बंदे भी लगवा लिए हैं, तो नॉर्मल जो रेशो इनकी चलती है, जो एजेंट मनी की, वो हम्म 1000 चल रही है। अगर $1000 पर पर्सन ये ले रहे हैं, तो अगर 5 बंदे भी लगवा दे, तो उनकी तो बैठे बैठे दिहाड़ी लाग गई। अब सही। वो क्लब्स में जाके वो गर्ल्स के साथ उड़ाएं या इंजॉयमेंट लॉन्ग करें, टाइम ऑफ टाइम। चाहे केटीवीज में जाएं, चाहे कुछ भी करें, व्हाट्सएवर, क्या फर्क हम्म पड़ता है। तो तुम्हारा उसके बाद जब तुम वहां से निकली, तुम वहां से निकल गई थी उसके बाद, लीव जी, के बाद निकल मैं गई वहां वहां से। से वापस, मैंने 4 घंटे का उसी कंडीशन के अंदर ट्रैवल किया कामरान भाई। वहाँ पे जी। मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि ना कोई मेडिसिन थी, हम्म और फूड पॉइजनिंग की वजह से मेरी कंडीशन भी ऐसी थी कि हम्म मैं ना तो पीछे फैमिली को बता सकती हूँ, ना वहाँ कोई ऐसा है। जैसे तैसे मैं बस स्टेशन तक पहुँची, वहाँ से लगेज लेके मैं वापस फॉनेम आई। हम्म फॉनेम फैन में आके मैं फिर उसी रेस्टोरेंट में ठहरी हम्म जहाँ पे मैं पहले थी, क्योंकि वहाँ पे उनको आइडिया हो चुका था मेरे अकॉर्डिंग कि ये लड़की अकेली ही है,
इसको ना तो कोई मतलब, क्योंकि वहाँ पे जब रात में मैं अपना डिनर के लिए नीचे उतरती थी अपने रूम से, तो वहाँ पे जैसा आपने अभी बताया कि एजेंट्स ही एजेंट्स, मतलब ग्रुप्स हम्म के ग्रुप्स जो हैं वो बैठे होते हैं, बॉयज़ क्या, गर्ल्स क्या। और वहाँ पे आपको पता है कि फनिम की जो रिवर साइड है उसके साथ ही जो वो बाज़ार वगैरह हैं, वहाँ पे टोटली क्लब एरिया है। पार्टी। टोटली वो ही चल रहा होता है। हम्म तो वो ये है कि वहाँ पे बहुत गैदरिंग होती थी, बहुत रौनक होती थी उनके मुताबिक। तो बहरहाल वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोगों से वास्ता पड़ा, जिन्होंने कहा कि आप 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट पे चली जाएँ, कोई इश्यू नहीं है। इंटरव्यूज़ हुए, क्लियर भी हुए, बट मुझे थोड़ा-सा इस चीज़ पे था कि नॉन फ्रीडम और फ्रीडम में एक तो फँसी हुई थी, और दूसरा ये था कि खुदा न ख़ास्ता, खुदा न हम्म ख़ास्ता, अगर आपको मिड ऑफ द एग्रीमेंट, अगर साल का एग्रीमेंट है, अगर आपको आफ्टर 6 मंथ या आफ्टर 4 मंथ आपको निकलना पड़ता है, आपको हम्म वापस पाकिस्तान आना पड़ता है, या कोई खुदा न खास्ता इमरजेंसी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इंसान है आखिर, कुछ भी हो सकता है, तो आपको डायरेक्टली कहा जाता है $5,000, $10,000 हमारे जुर्माना हाथ पे होता है। रखें और जाए, हम्म वरना आप नहीं जा उनके सकते। बगैर नहीं जा सकते, हाँ, फ्रीडम नहीं होता। ये एट डॉक्यूमेंट एनी उनके पास होते हैं, आप कॉस्ट, जा नहीं सकते अपनी मर्जी से। यस, एट एनी कॉस्ट आप नहीं जा सकते। और वहाँ हम्म की जो कंपाउंड्स की बाउंड्रीज होती हैं, जो उनके ऊपर तारें लगी हुई होती हैं कामरान भाई, उनके अंदर भी करंट होता है, ऑब्वियसली आप हाँ, भाग वो तो जेल सकते जेल नहीं। की तरह ही है बेसिकली, वो हाई सिक्योरिटी ये जेल ही होती है वो, उसका सेटअप जेल एक है, ही होता है। बिल्कुल जेल है। तो इन चीज़ों को फेस करते हुए इंसान ख्वाब तो सजाता है, हर इंसान, लेकिन इतना आसान नहीं। हम्म बहरहाल मैंने वहाँ से फिर एक कंपनी को ज्वाइन किया। हम्म मैं प्लेस के नाम को म्यूट मत करूँगी बताओ। यहाँ पे। मैंने कंपनी को ज्वाइन किया अगेन, और एक दिन रेस्ट करने के बाद वहाँ जाके मेडिकल स्टोर से मैंने जैसे तैसे मेडिसिन ली, सब कुछ अ, अपनी मदद आपके तहत किया। और हम्म सब कुछ करने के बाद जब थोड़ा काम डाउन हो गई, उसके बाद अगेन इंटरव्यू क्लियर हुआ था एक और कंपनी में, और वो इंडियन प्रोजेक्ट था, अगेन कॉलिंग प्रोजेक्ट था। तो हम्म चूँकि ऑलरेडी मेरा उसमें एक्सपीरियंस था, तो मैंने कहा इट्स ओके, जॉइन कर लेते हैं। हम्म अब मुझे वहाँ पे 1-2 पर्सन्स ने, जो होटल से रिलेटेड स्टाफ था, अ, जिनमें पाकिस्तानी भी थे और नेशनैलिटीज़ भी थी और गर्ल्स वगैरह भी थी। चूँकि उनको आइडिया हो गया था कि ये यहीं पे रह रही है और इसमें ऐसा कोई वो नहीं है, तो ये कंपनी इसकी तलाश में है, ये वो। उन्होंने मुझे बहरहाल मेरी तबीयत को देखते हुए रोका। हम्म कामरान भाई, वो मेरी बदकिस्मती थी कि मैं मतलब कोशिश करती हूँ कि अगर कोई इंसान मशवरा दे रहा है तो मैं उसकी बात मान जाऊँ या कुछ। लेकिन शायद मेरी किस्मत ऐसी थी उस वक़्त कि मैं एक ऐसे सानई की तरफ जाने जा रही थी, जिसका मुझे गुमान भी नहीं था कि होने क्या जा रहा है। ये एक बहुत खतरनाक वाक़या। ये वो टाइम था जब वहाँ पे रेड शुरू हो गए थे और वहाँ पे सख्ती शुरू हो गई थी, राइट? राइट, तो वहाँ पे अलर्ट आ गया। अलर्ट के बाद तुम्हें बिठा दिया उन्होंने बसों में और निकलने की कोशिश की, राइट? राइट। बट कमरन भाई, मुझे इस चीज़ का इतना आइडिया नहीं था। इधर से थाईलैंड और कंबोडिया की वॉर का थोड़ा-सा एक स्टार्टअप हुआ हुआ था। सिविलियंस पे थाईलैंड की तरफ से अटैक किया गया था। उसमें 200-300 बंदे की मौत हुई थी और कुछ थोड़ा-सा इस तरह का भी चल रहा था। बट मैं तो अपनी धुन में मगन, अगेन कंपनी जॉइन कर ली मैंने, काम मिल हम्म गया, ज़बरदस्त हो गया। अब मैं चली गई, 2-3 दिन हुए, कॉल आती है, जो चाइनीज़ के ट्रांसलेटर्स हमारे जो होते हैं, उनको कॉल आती है कि जी इस तरह रेड पड़ने वाली है, क्योंकि पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाता है, वो क्योंकि पहले से ऑब्वियसली पुलिस बता देती है उनको कि हाँ, उनको हाँ, ऑलरेडी सेटअप पहले होता से है कि रेड होने वाली है, उनको पता होता है ऑलरेडी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब चूँकि उन्होंने मतलब कॉल तो कर दी, अब जो हमारी मैनेजमेंट थी, उनकी मिसमैनेजमेंट देखिए। कहते हैं कि बुरा वक़्त आए तो कोई टाल नहीं सकता। हम्म बहरहाल हम लोग वहाँ से निकल तो गए, सामान हम्म समेटा, हर चीज़,
लोग भाग रहे हैं, मतलब इस कदर चाइनीज़ खुद भी भाग रहे हैं, बैग्स पकड़े हुए हैं, किसी के पैर में चप्पल नहीं है, किसी को अपनी कोई होश नहीं है, कुछ भी नहीं कुछ पता। लोग बस जंगलों में भाग जाते हैं, ऐसा वो तो हर कोई बस में तो बैठता नहीं है। कुछ जिसने जंगल में भागना है क्योंकि उसको क्रॉस करना हो, जिनको पता है वो थाईलैंड भाग जाते हैं क्रॉस करने के बिल्कुल, लिए जंगल के रास्ते से। और जो इनको बिल्कुल, नहीं पता तो वो बस में बैठ जाते हैं, जैसे तुम बस में बैठ गई थी। राइट, राइट। अब इन्होंने क्या किया कि इन लोगों ने हमें बोला कि बसेस अरेंज की गई हैं हम्म। और आप डायरेक्टली उनमें जाके बैठिए। लगेज जो है वो हमारे एक अदर गाड़ी में रखवाए गए और हमें बोला गया आप सेफ साउंड जगह पे पहुंचे, आपके लगेज भी पहुंचा दिए जाएंगे। ओके, हम्म। हम लोग बैठ गए। कामरान भाई, मैं उस वक्त को याद करके अभी भी मतलब रूह काम चाहती है हम्म। कि ये कैसे, मतलब इतना बुरा वक्त किसी दुश्मन पे भी ना आए कभी। हम लोग हम लोग बैठ गए, हम लोग हम्म। जा रहे थे। अब एक बला तो टल गई, हमारे हम्म। माइंड से निकल गया कि हम वहां से निकल आए हैं, रेड तो वहां होने वाली है। हम्म। हर तरफ पुलिस की गाड़ियां हैं, ड्रोन ऊपर घूम रहे हैं और मतलब वीडियो क्लिप्स बनाए जा रहे हैं। अफरा तफरी फैली हुई है इस तरह से कि जिस तरह से रोजे कयामत है। हम्म। मतलब हजारों, आप काउंट भी नहीं कर सकते कि उस कंपाउंड के अंदर से हजारों बंदा भाग रहा था। हम्म। हम लोग के कदम कांप रहे हैं कि अब आगे होने क्या वाला है। हम्म। बहरहाल हम बस में सवार हुए, आगे चले। जंगल के रास्तों से इधर उधर भटकते रात के 12 से 1 बज चुका। हम्म। हम लोग भटक रहे हैं, पुलिस पीछे है। हमारे जो सेकंड ऑफिस की मतलब एक बस जो है, एक वैन जो है वो पकड़ी गई। हम्म। उनको उन्होंने उठा के डायरेक्टली लॉकअप किया। हम्म। लॉकअप में डालने के बाद जो है वो हमें खबर पहुंच गई कि हम्म। इस तरह से हम पहुंच चुके। अब हम लोग एक पेट्रोल पंप पे पहुंचे जो बिल्कुल जंगल का एरिया था। हम्म। करण भाई, वहां पे कोई चरिंद बरिंद बोले अगर के घूम सकता है वो भी ऐसा नहीं था। हम्म। बिल्कुल खामोशी, बिल्कुल जंगल। हम लोग की बस खड़ी है, आधा घंटा 1 घंटा पहले एक मकाम पे हम खड़े रहे। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़े क्योंकि पीछे पुलिस थी हम्म। और मुस्तकिल जो है वो आगाही मिल रही थी। वो ड्रोन से इस फॉलो कर रहे थे। वो ड्रोन से ही फॉलो करते हैं, वहां बहुत एडवांस है पुलिस वहां की। वो ड्रोन उन्होंने बहुत हवा में छोड़ी, बहुत तो उनको डायरेक्शन पता थी। तुमको पता नहीं था कि तुम लोग फॉलो हो रहे हो ड्रोन से। चाइनीजों को ये बात पता थी, इसलिए वो पहले से निकल गए थे। वो ड्राइवर तुम्हारे साथ पहले था से खाली। निकल गए थे, हाँ, वो उन वो लोग तो लोग निकल सेफ्टी में गए थे। चले गए थे गाड़ियों में बैठ के। तुम लोग खाली बस में थे, और यही वजह है कि तुम अरेस्ट हुई उसके बाद वहां पर। राइट। अब हुआ ये कि पहले जहाँ पे एक जगह पे रुके वो बिल्कुल इतना वीराना और इतना खतरनाक एरिया था कि कामरान भाई के हम लोग जो है वो इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि वहाँ पे मतलब खूंखार जानवर भी हो सकते हैं और इस तरह की, मतलब क्योंकि आवाज़ें हम सुन सकते थे। और हम लोग इतने उस वक्त डरे हुए थे कि जो बस की विंडोज और सब मतलब क्लोज करके सांसें रुकी हुई थी और यही था कि अभी कुछ हो जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा और ऐसा हुआ। हम्म। अब थोड़ा आगे क्योंकि हमें जो है वो कॉल आई अ, एक सीनियर पर्सन को कि आप अपनी गाड़ी को आगे पेट्रोल पंप है वहाँ तक ले जाएँ। वहाँ से आपको किसी सेफ साइड पे, क्योंकि बॉसेस अरेंज कर रहे हैं सेफ साउंड प्लेस का, तो आपको वहाँ पे ले जाया जाएगा। आप डरे नहीं, टेंशन नहीं लें। कामरान भाई, हम लोग जो है वो वहाँ से पेट्रोल पंप तक पहुँचे। हम्म। ड्राइवर बस का जो था वो कंबोडियन था। कंबोडियन लोकल। लैंग्वेज बैरियर हम्म। बहुत बड़ी बला होती है, ये जी। उस दिन समझ में आई। क्योंकि उस ड्राइवर ने, क्योंकि कहीं गवर्नमेंट साइड से ये अनाउंस किया गया था कि जहाँ पे भी आपको फॉरेनर्स की गैदरिंग मिले
आपने फौरी तौर पे जो है वो पुलिस को रिपोर्ट करना है, बताना है, ठीक। कॉल करना है, क्योंकि फॉरेनर्स को कैप्चर किया जा रहा था। हुँ, हमें इन चीज़ों का कुछ पता नहीं था क्योंकि हम अंदर रहने वाले लोग, हुँ, हमें क्या पता बाहर क्या हो रहा है। बहरहाल उस पर्सन ने, बस ड्राइवर ने कॉल की पुलिस को। विदिन 2 टू 3 मिनट्स पुलिस की गाड़ी हमारे पास। हुँ, अब हमारी बस में लड़कियां भी थीं बहुत सारी, लड़के भी थे बहुत सारे। हम टोटल उस बस में 40 से 50 बंदे थे, हुँ, जो कि सबसे ज़्यादा गलत चीज़ थी क्योंकि वो खुद हुँ, तो निकल गए हुँ। और हम लोग फँस गए। तुम लोग को थाने ले गए अब वो लोग? अब हम लोग को एक पुलिस ऑफिसर अंदर आता है, देखता है सबके सब फॉरेनर्स हैं। वो अंदर बैठता है और बोलता है कि चलो, अब समझ में आ गई थोड़ी-थोड़ी हुँ, कि बस अब तो गए। उसके बाद कमलन भाई हमें एक जगह पे, क्योंकि पुलिस स्टेशन शायद उस वक़्त नियर बाय इतना नहीं था, लेकिन फिर भी वहाँ से तकरीबन कोई 1 घंटे की ड्राइव पे हमें ले जाया गया, जंगलों में से निकाल के। और बिल्कुल जंगल का एरिया था। वो कंदाल पुलिस स्टेशन के करीब में पड़ता था। आई थिंक कंदाल का एरिया था। कंधाले। जी। अब कामरान भाई हम लोग को वहाँ पे जाके जो है वो छोड़ा गया। हुँ, वो एक गवर्नमेंट स्कूल की बिल्डिंग थी फर्स्ट, क्योंकि कंदाल पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी जो है वो वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग को कैप्चर कर चुके थे। हुँ। तो वो शायद एक वहाँ ही पे पुलिस में सबको ले गए थे क्योंकि सारे कंपाउंड में रेड हुई थी। हमारे वाले में नहीं, सब में कंपाउंड में रेड हुई, सब तो में सबको उठा सब के में ले गए थे। सब कमरों में उन्होंने क्या किया, कमरों में उठा के डालना शुरू कर दिया। सबको एक जैसे एक ग्रुप हज़ारों को हज़ारों एक। बंदा पकड़ा गया। हुँ, और इसमें कामरान भाई मैं यकीन करें कि इस वक़्त मतलब बिल्कुल होपलेस और हेल्पलेस हुँ, उस वक़्त हम लोग फ़ील कर रहे थे, बिकॉज़ हम हमारे पास सिर्फ़ हमारे शोल्डर बैग थे। हुँ, हमारी डिवाइसेज़ में हमारे साथ एक मोबाइल था, या जो पर्सनल है, या जो चंद एक चीज़ें, ना खाने को कुछ, ना पहनने को कुछ, ना ओढ़ने को कुछ, सब कुछ तो हम छोड़ आए थे। हुँ, अब सूरत-ए-हाल क्या बनी, पूछा हम लोगों ने, लैंग्वेज बैरियर था। वहाँ पे मतलब सिर्फ़ 1 या 2 ऑफ़िसर्स को इंग्लिश आती थी, बाकी सब हुँ। अपनी ही मदर लैंग्वेज हैमर में बात कर रहे थे। कैमर, कैमर, कैमर। अलाइ जी, खप, कैमर हाँ। सीखी तुमने नहीं सीखी? अलाइ खप नहीं बोला? स्वादी यस। खप नप आई। तो उनसे पूछा हमने कि हमें कैप्चर क्यों किया गया? क्योंकि हम आउटसाइड से कैप्चर हुए थे। तो हमें इस चीज़ का था कि कहीं न कहीं थोड़ा बहुत मतलब हम लोग पूछ सकते हैं इनसे, क्योंकि हम कंपनी के अंदर से कैप्चर नहीं हुए। तो इट्स ओके, पूछते हैं कि ये क्या माजरा है? जब पूछा उनसे तो उन्होंने कहा जी बस आपके वीज़ाज़ और बस हमने यही चेक करना है कि आप मतलब लीगली रह रहे हैं यहाँ पे। ओके, हुँ, पासपोर्ट, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ हमसे लिया गया। हुँ, वहाँ पे उसी दौरान रात के इस वक़्त तकरीबन 3 से 4 बज चुके थे और हम लोग पूरी रात के ख़ौर हुए हुए थे। हुँ, और खाया हमने कामरान भाई, जब जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि जब जिस दिन रेड हुई थी शाम में, हुँ, उस दिन हमने मॉर्निंग में खाया था। हुँ, और आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कंडीशन क्या थी। मैं इस वक़्त बताते हुए भी मतलब मेरे लिए बहुत मुश्किल है अगेन इस चीज़ को याद करना, क्योंकि ये बहुत पेनफुल चीज़ थी। और उसके बाद कामरान भाई वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद उन्होंने हमें जो स्कूल की बिल्डिंग के रूम्स वगैरह थे, उन्होंने वो खोले। वहाँ पे उस वक़्त तक उनकी आर्मी, उनके
बाकी जो फोर्सेस हैं वो भी आ चुकी थी, उनके गार्ड्स वगैरह सब, उन्होंने वो एरिया सील कर दिया था। और हम लोग एज अ सस्पेक्ट नहीं, एज अ क्रिमिनल मौजूद थे। हम्म। हालांकि कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, लेकिन उनको कुछ पता था ना कि तुम लोग कॉल सेंटर, उनको पता था कि रेड हुई है और ये लोग निकल गए, उनके पास मुखबरी तो ऑलरेडी थी। उनको यही पता था कि फॉरेनर्स हैं, इनके पासपोर्ट में देख लिए तुम लोग कर क्या रहे हो, उनको ऑलरेडी पता था स्टोरी। सो उन लोगों ने तुम्हें इसी इसी ऑब्वियसली, इसी क्राइम में, वो तो ऑलरेडी तुम लोग सस्पेक्ट नहीं थे बल्कि यू वर क्रिमिनल, क्योंकि तुम लोग वहाँ कॉल सेंटर में काम करते थे इसके में, और ऊपर से डंडा आया हुआ था पीछे से, और जंग लगी हुई है बॉर्डर के ऊपर, कंबोडिया की थाईलैंड की लड़ाई हो रही है, और तुम लोग राइट, हो अंदर। और उन्होंने तुमको उठा के सब, और लड़के लड़कियों को एक साथ नहीं, मेरा ख्याल है बंद कर दिया सबको, अलग अलग किसी को नहीं किया था उन्होंने, सेपरेट नहीं है, क्योंकि ग्रुप एक के ग्रुप साथ बन में, किए थे। एक साथ लड़के और लड़कियों को उन्होंने एक कमरे में उठा कर डाल दिया, पाकिस्तानी भी हैं, इंडियन भी हैं, चाइनीज भी हैं, सबको उठा के तुम लोग को एक कमरे में डाल दिया। और वो खाने को बिल्कुल, देते नहीं है, ये भी मुझे पता है, कंबोडियन इतने नाइस नहीं है। वही वो सुअर का जो एक वही होती है, पोर्क की गंदगी जो होती है, वो उठा के, उसके अलावा खाने को कुछ नहीं देते हैं। राइट, राइट, यू आर राइट कामरान भाई। क्योंकि उस वक्त जो फ्रंट पे जब हम लोग सब पकड़े गए उसमें मैं यहाँ पे अगेन बताती हूँ, क्योंकि चाइनीज तो उसमें उस वक्त कैप्चर नहीं हुए। उसकी हम्म। रीजन ये थी कि वो पहले से निकल चुके थे, हाँ, वो उनके तो पास निकल चुके थे। ऑब्वियसली प्री प्लानिंग होती है, तो हम्म। उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उस वक्त जब हम लोग कैप्चर हुए उस वक्त वो हमारे साथ नहीं थे, हम्म। हमारे जो बॉसेस थे वो हमारे साथ नहीं थे। बहरहाल हमें वहाँ पे ज़मीन थी और हम लोग पड़े कोई हुए थे। बिस्तर, कोई कोई चीज नहीं थी, सिर्फ तुम लोग फ्लोर पे, बस उसने जो फ्लोर था उसी पे छोड़ दिया तुमको। बिल्कुल, बिल्कुल। राइट। और वहाँ पे उन्होंने पानी ज़रूर हमें प्रोवाइड किया था। और वहाँ के स्कूल की बिल्डिंग के या वहाँ के जो पुलिस स्टेशंस हैं उनकी बिल्डिंग्स की कंडीशन इस तरह की थी कि गार्बेज भरा हुआ था। वहाँ क्या कीड़े मकोड़े, क्या खटमल और क्या, मतलब सोच भी नहीं सकते। हम्म। इतना बड़ा बड़ा कॉकरोच होता है वहां, इतना, जिन्होंने नहीं देखा, वो इतना बड़ा बड़ा कॉकरोच, और पता नहीं कितने होते हैं। वो कन खजूरे, एक बिल्कुल, तो वो क्रॉल कर रहे होते हैं, और इतने बड़े बड़े कॉकरोच है वहां, देख के डर गए। बिल्कुल, और मच्छर बिल्कुल, भी किंग साइज है वहां का, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही। जंगल वाले और मच्छर। ये सब हमने फेस किया। एक रात गुजर गई, दिन तो ऑलरेडी चढ़ चुका था। अब हम हम्म। जब जब हमने पूछा उनसे कि हाँ भाई, क्या माजरा है, क्यों पकड़ा? हम तो इस तरह से, मतलब ट्रैवल करके आ रहे थे सियानक से, हम तो यहाँ थे ही नहीं। बहरहाल कुछ लोगों ने अपनी तरफ से कोशिश की इस चीज़ से निकलने की, उन्होंने कुछ स्टोरीज को डेवलप करने की कोशिश की, बट कैसे हो सकता था? ऑब्वियसली वो जानते हैं सब कुछ। हम्म। बहरहाल उन्होंने बोला कि बस आपको चेक कर रहे हैं आपके डॉक्यूमेंट्स के, आप लीगल हैं या नहीं है। और वैसे भी ये ऑर्डर है गवर्नमेंट साइड से कि जितने भी फॉरेनर्स हैं हमारी कंट्री में इस वक्त, जहाँ नज़र आए उठा के कैप्चर करो, बस। हम्म। क्योंकि उनको जो आपके वाली बात बिल्कुल सही है कि थाईलैंड ने जो अटैक किए थे, इन्होंने बज़ाहिर सीज़ फायर हो गया था, हमारे वहाँ अंदर रहते सीज़ फायर हो गया था, बट हम्म। अभी तक भी मैं आपको कह सकती हूँ कि वहाँ के हालात नॉर्मल नहीं हैं। वहां बॉर्डर पे तो जंग लगी रहती है उनकी, कुछ हर कुछ अभी दिन के अभी बाद। भी चल रहा, बिल्कुल। तो उसमें कमरन भाई आप उनको अपनी पड़ी हुई थी, सीधी सी हम्म। बात है, शायद वो रेड वगैरह ये मामला नहीं करते, लेकिन उनको अपनी पड़ी हुई थी। क्योंकि किसी भी अगर कंट्री का कोई भी बंदा मरता है थाईलैंड के किए हुए अटैक की वजह से या किसी भी और रीजन की वजह से, तो ऑब्वियसली कंबोडियन गवर्नमेंट के अंदर इतना दम तो है नहीं, ना हम्म। ही उनके पास कोई इतना पैसा है, ना कोई इतनी फंडिंग है, ना कोई इतना वो है। चाइनीज के दम पे वो जी रहे हैं। तो हम्म। उसके अलावा, मतलब मैं नहीं समझती कि उनके पास इतना था कि वो, मतलब इस चीज को झेल सकते। किसी अदर नेशनैलिटी के बंदे के मरने के बाद उसकी मतलब कंट्री को जवाब देना, गवर्नमेंट को जवाब देना या उसकी फैमिली को हैंडल करना, हर चीज इतना कोई मजाक तो है नहीं। तो उनके पास हम्म। इतनी तो सकत थी नहीं, इसलिए उन्होंने यही इम्प्लीमेंटेशन करना था। बहरहाल हम कितने दिन रही तुम उसके बाद, उन्होंने कितने कितने दिन लॉकअप रही तुम वहां पे? अ, कमरन भाई तकरीबन 3 से 4 दिन जो है पहले उसी बिल्डिंग में लॉकअप में हाँ। रहे। और उनकी तरफ से जो खाना मिला वो आपने पहले ही मतलब बताया है। तो पोर्क वो वेस्ट कहते हैं उसको। वो सब कुछ
जी, पोस्ट सब कुछ होने के बाद जो है उनको शायद उनका प्रोसीजर ही ऐसा था या जो भी था, उठाया गया वहाँ से उठाने के बाद जो है क्वारंटाइन सेंटर, ठीक है? क्वारंटाइन सेंटर, इमिग्रेशन ऑफिस, फन एंड फन, वहाँ पे ले जाना मकसूद था और हैंडकफ्स लगाने के बाद अगेन बसेस में बिठा के तो उसके बाद ले जाया गया और वहाँ पे प्रॉपर लॉकअप में बंद कर दिया गया। जो कि मैं कुछ चीज़ें, कुछ बैड मेमोरीज शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ, तो आपको आइडिया तो हो ही गया होगा। बिल्कुल। और वहाँ पे अराउंड 18 to 20 डेज। जिसने झेली है वही जानता है, ये आप लफ्जों में बयान नहीं कर सकते इसको। उसके बाद को डिपोर्ट करने के लिए उन्होंने, अब डिपोर्ट सेंटर में ऑलरेडी थे, उनको पता डिपोर्ट करना ही है, तो जिन के वाली वारिस होते हैं उनको जल्दी जल्दी प्रोसेस करते हैं। पाकिस्तान इंडिया का मसला है कि इंडिया वालों को भी बेहतर ट्रीट करते हैं, लेकिन वो पाकिस्तानियों को अपना टाइम लेते हैं उसमें, वो क्योंकि एम्बेसी कॉन्टेक्ट किया उन्होंने, लेकिन वो उनको पता था कि डिपोर्ट तुम्हें करना ही है वहां से। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल। और पाकिस्तानियों के साथ वैसा सलूक करते हैं गंदा वाला, क्योंकि वो सबसे गंदी नजर से देखते हैं। उसके बाद आपको वहां से उन्होंने रैप अप करके डिपोर्ट कर दिया। बहुत कुछ ऐसा कि जैसा मैं अभी स्पीचलेस हुई जी। और मुझे मतलब हर बात के बाद यहाँ पे जब इस पॉइंट पे आई हूँ तो मैं बिल्कुल स्पीचलेस हूँ। इसकी रीज़न ये है कि देखिए, कभी सुना था इस चीज़ के बारे में कि पैसा जो है वो 99.9% प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर देता है। और आपकी जो मतलब बैकअप नेशनैलिटी या इस तरह से वो होता है, वो दिख जाता है। ये सब कुछ फेस किया हमने वहाँ, क्योंकि वहाँ पे सूरत हाल ऐसी थी कि जो अदर नेशनल्स थे, जो तगड़े जिनके पासपोर्ट थे, जिनके पास पैसा था, सब कुछ खा पी रहे थे। पहनना उनकी ओढ़ना डिलीवरी आती है ना, फूड पांडा। फूड पांडा था क्या था वहां पे, वही फूड डिलीवरी आ रही होती ना। हाँ, फूड पांडा है ना। उनकी डिलीवरी उनके रात पिज्जे 9 आ रहे बजे। हैं, उनकी चिकन और पिग आ रही है, और जो बेचारे गरीब है उनका तो बेड़ा करके। बेड़ा गर्क, सिर्फ बेड़ा गर्क नहीं, वो चाहे 48 घंटे भी भूखे, कुछ भी मैटर नहीं करता। उनको फर्क नहीं। क्योंकि देखिए, एक मकाम आता है कि जहाँ पे मतलब आपके पास कोई ऑप्शन बचता तो नहीं है कि हराम खाना है तो हराम खाए कैसे। आपके पास कोई ऑप्शन तो बचता नहीं है, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कोई बात नहीं, मतलब खामोशी बेहतर है, आप उसको साइड पे कर देते हैं क्योंकि हराम हम नहीं खा सकते। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कामरान भाई, वहाँ पे मतलब उनके ऑर्डर्स आना, और पाकिस्तानी जो है ख़ास तौर से वो विंडो पे जो है वो अपने खाने के लिए बेगर्स की तरह खड़े होके आवाज़ें लगाना कि तो गलती से अगर उनका खाना कहीं से किसी ने रहमदिली करके भेज दिया है तो वो नहीं मिलता था। और बोला जाता था कि 5 बजे तक का टाइम है, और उसमें भी मतलब बड़ी सारी ऐसी चीज़ें थी। मैंने आपको बताया कि 48 आवर्स, 72 आवर्स एक नॉर्मल चीज़ थी। तो फिर तुम लोगों को उन्होंने फाइनली डिपोर्ट किया पाकिस्तान, और तुम्हें जो है वो एग्जिट लगा दिया। और उसके बाद कमरान भाई इसमें ये चीज़ भी थी कि उन्होंने हमें मतलब बोला कि आप अपनी टिकट का अरेंज करें अपने अपनी जेब से। अपनी जेब से।
उसमें ये था कि जैसे मैंने आपको बताया कि कंबोडियन की जो गवर्नमेंट है वो इतनी तगड़ी नहीं है, हज़ारों बंदा वो कैप्चर करके रख तो सकती है। नहीं, लेकिन नहीं, वो देते भी नहीं है, कानून भी नहीं है। नॉर्मली डिपोर्टेशन का लॉ ये होता है कि जब आप किसी को डिपोर्ट करते हैं तो आप उनको जो है वो उनका टिकट बाय करके भेजते हैं। लेकिन कंबोडिया में चूंकि कानून ऐसा है कि वो जो है वो भाई अगर उनको पता है कि ये काम कर रहे तो उनको उनको जरूरत क्या है, उनके पास पैसे तो है नहीं, वो तो वैसे ही गरीब हैं और गरीब बिल्कुल, मुल्कों में आता है, तो वो अपने ऊपर तो बोझ डाल देते हैं इकोनॉमी पे। तो उन्होंने आपको जो है वो जिसका जो नहीं जा सकता वो वहीं रहेगा जब तक रहेगा। अगर आपने अपना टिकट नहीं बाय करोगे तो फिर उसी लॉकअप में रहोगे जितना अरसा रहना है। और या जो ऑफ अपना कोर्स, टिकट करके जा सकता है उसको वो फिर भेज देते हैं। क्योंकि उसमें उसमें भी कुछ क्राइटेरियाज और कुछ चीज़ें उन्होंने रखी थी अदर नेशनैलिटीज़ को, उसमें भी प्रेफ़रेंस दी जा रही थी ना कि उनको पहले हम्म। मतलब बोला जा रहा था इट्स ओके, क्योंकि अंदर की सेटिंग भी तो होती है ना, कमरन भाई नहीं, पैसे वो बोलता एम्बेसी है। देखो बच्चा, मसला ये होता है जी, वहां पे होता ये है कि जो 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 भी कंट्रियों की एम्बेसी होती है उनको कॉल चला जाता है। जैसे इंडिया वाले वो अपनी एम्बेसी को कॉल कर देते हैं, बाकी मुल्कों वाले अपनी एम्बेसी को कॉल करते हैं, उनकी एम्बेसी आ जाती है वहां पे। उनको पता है यहाँ पैसा चलता है, एम्बेसी वाले पैसा देते हैं पुलिस को, क्योंकि उसके बगैर तो काम होता नहीं है। लेकिन बिल्कुल, पाकिस्तानी एम्बेसी ने वहां रिस्पॉन्ड नहीं किया था, ये मुझे पता है कि पाकिस्तानी एम्बेसी का कोई, उनको पता था कि ये रेड हो गई है पाकिस्तानी अंदर, हर एम्बेसी को पता होता है कि ये हो गया है, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्स किया नहीं। ना उनको केयर थी कि वो आए, तो कोई ये था नहीं कि एम्बेसी का अमला आ गया हो और आपकी बहुत टेक केयर हो गई हो वहां पे। अगर आ जाते तो उनका रवैया तब्दील हो जाता, जाहिर बात, उनको पता है। बिल्कुल। जब उनको पता है कोई पीछे आएगा नहीं, पूरी दुनिया में यही होता है पाकिस्तानियों के साथ। कामरान भाई पर्सनली मैंने एम्बेसी को जो है वो मेल किए, हम्म। एक ने शायद 100 के करीब, हम्म। और उसके बाद मैंने प्रॉपरली कंडीशन बताई, हर चीज़ को एलैबोरेट किया, अ, बताया कि मतलब इस तरह से प्रॉब्लम है, इस तरह से हमें आपकी मतलब आपकी सपोर्ट चाहिए, आपकी हम्म। गाइडेंस चाहिए, क्योंकि हम ऑब्वियसली किसी को क्या पता होता है कि मतलब क्या प्रोसीजर है क्या नहीं है, हम हमको नहीं, तो जब कोई। एजुकेटेड मसला ये होता है, देखो एम्बेसी का काम ये होता है, जिन बच्चों को नहीं पता वो सबके लिए जरूरत जरूरत है कि वो जान लें कि एम्बेसी का काम ये होता है कि एम्बेसी का काम ये होता है, एम्बेसी का फंक्शन ये होता है। एम्बेसी किस लिए होती है किसी दूसरे मुल्क में, एक मुल्क की, वो इसलिए होती है कि अपने सिटीजन की सारी वेल बींग और टेक केयर करने के लिए। अगर उसका सिटीजन को कहीं मसला हो जाए तो उसका काम ये होता है कि वो उस एम्बेसी को कॉल कर, उनको तनख्वाह इस बात की मिलती है कि बस डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं उसमें। एक वीजा सेक्शन होता है जो जो वहां के सिटीजन को वीजा फराहम करता है, लेकिन एक सेक्शन जो जिसको कॉन्सुलेट सेक्शन कहते हैं, वो कॉन्सुलेट सेक्शन का अलग काम होता है। फिर एक उसमें जो स्टाफ होता है उसका काम ही ये होता है कि वो कोई उनका सिटीजन जेल में बंद हो गया है, किसी लीगल प्रॉब्लम में आ गया, तो वो उसको रिस्पॉन्ड करें, उसकी लीगल हेल्प करें। ये एम्बेसी का एक फंक्शन है पूरी दुनिया में, हर मुल्क की एम्बेसी इसीलिए होती है। और कॉन्सुलेट सेक्शन, जहां एम्बेसी नहीं होती वहां कॉन्सुलेट्स होती हैं, लेकिन पुनः के अंदर पाकिस्तानी एम्बेसी मौजूद है। तो इस एम्बेसी का फंक्शन ये होता है, और ये उस बात की उनको तनख्वाह मिलती है कि वो अपने सिटीजन की टेक केयर करें, लेकिन जाहिर बात ऐसा होता नहीं है कहीं भी। इसीलिए हजारों की तादाद में पाकिस्तानी हर जगह जो है वो जहाँ जेलों में, हजारों नहीं लाखों की तादाद में पाकिस्तानी ओवरसीज, तो उनको एम्बेसी के स्टाफ उसको रिस्पॉन्ड भी नहीं करते। यही वजह है कि आपको कोई हेल्प या रिस्पॉन्ड नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। कामरान भाई बस अ, अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करूंगी, फिर भी कहूंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ कोई नहीं होता वहाँ अल्लाह होता है। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह घर वालों से बात थी, क्योंकि मोबाइल थे और हम्म। बातचीत थी। उनको इस वाक़े का, इस इंसिडेंट का, इस हादसे का आज तक पता तो नहीं है। हम्म। बट ये चीज़ है कि मैंने उनको बोला मेरी टिकट मुझे चाहिए। अब 1.5-2 मंथ के बाद अगर बाहर जाके अचानक मैं वापस पाकिस्तान आना चाह रही हूँ तो ऑब्वियसली फैमिली कंसर्न होगी, हम्म। पूछेगी। बड़ा बहुत बड़ा सवालिया निशान है यहाँ पे फैमिली की तरफ से। बहरहाल जैसे-तैसे उनको टैकल करके और उनसे कहा टिकट बाय करें, मुझे हम्म। पाकिस्तान वापस आना है, और मैं खाली हाथ पाकिस्तान पहुँच गई। अच्छा, अब तुम पाकिस्तान तो आ गई, मैं इसको थोड़ा समराइज कर दूं। देखो,
जिन हालात से तुम गुजरी हो, ज़ाहिर बात है वो कब्र का हाल सिर्फ उठता जाता है। तुमने बता तो दिया, एंड आई अप्रिशिएट योर करेज कि तुमने इतने करेज के साथ इस कहानी को बताया। हमारे ये प्रोग्राम करने का मकसद जो था वो एक नहीं, दो नहीं, 3 मकासद है। एक तो ये कि अपने हालात का रोना रो लें कि हमारे अगर औरतों को, बच्चियों को सेफ्टी सिक्योरिटी हो, कम पैसे में काम कर लेती हैं, क्योंकि कोई खुशी से घर से बाहर नहीं निकलता। हर एक को कोई प्रॉब्लम होती है, तुम्हारी प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हें पता है, मैं यहाँ पे हाईलाइट नहीं करूँगा। और ऑफ कोर्स बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं जिनको प्रॉब्लम है, फिर वो बाहर चली जाती हैं। मुझे हज़ारों मैसेज आते हैं दुबई के लिए, मुझे हज़ारों मैसेज आते हैं बाहर के लिए, मैं उनको डिस्करेज करता हूँ। और डिस्करेज मैं इसीलिए करता हूँ, और अब शायद वो ये प्रोग्राम सुन के उनको पता चला कि मैं उनको डिस्करेज क्यों करता हूँ। कि देखो ये आसान काम नहीं है, अकेली लड़की का बाहर निकलना। एक तो पाकिस्तान में रहना भी ये भी नहीं है कि मसला कि उनको पाकिस्तान में जॉब मिले, अगर पाकिस्तान में जॉब मिलती है हरास होती हैं, बाहर जाती हैं हरास होती हैं, ट्रैप में फंसती हैं, इज्जतें बर्बाद हो जाती हैं कई कई दिन के कितने कितने आदमियों के साथ। ये तो है ही बहुत कॉमन चीज़, कोई भी मुल्क हो, कहीं भी हो, ऐसा नहीं कि कोई एक मुल्क दूसरे से बेहतर है। लेकिन चूंकि हमारा पासपोर्ट क्योंकि ग्रीन है, तो वो ग्रीन पासपोर्ट पे हमारे पास जगहें बहुत लिमिटेड है जाने के लिए। अब 4-5 जगह ही हैं जहाँ हम जा सकते हैं। वो 4-5 जगह उनको हमारी कमजोरियां और हमारी गुर्बत का और हमारी परेशानियों का पता है। सो अ लेसन फॉर दोज के जो जाना चाहते हैं कि ये कहानी सुन लो और कोई ऐसा कदम ना उठाना जिसके बाद, क्योंकि ये तो शायद तुम लोगों ने सुनी हो तो तुम्हें अंदाजा नहीं हो रहा होगा सिर्फ सुनने के बाद। इतने एक दिन गुजारना बहुत मुश्किल होता है कि सबके पास बिस्तर है, सबके पास पानी है, सबके पास खाने को है, अम्मियाँ हैं, अब्बा हैं। लेकिन जब इंसान अकेला होता है और बीमारी पड़ जाती है, खाने को नहीं होता, ये एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। मैंने ये वक़्त देखा है, बहुत अरसा देखा है, मैंने भी ज़िंदगी का बहुत लंबा अरसा इन हालात में गुज़ारा है। और लेसन टू एवरीबॉडी कि भाई देखो, कोशिश करो कि कुछ भी है, अपना कोई ना कोई सिलसिला एक तो कहीं पाकिस्तान में ढूँढने की कोशिश करें। और एक अपील और दरख्वास्त उन लोगों से है जिनके बिज़नेसेस हैं, जो लड़कियों को हायर करते हैं और उनकी इज़्ज़तों का ख़्याल नहीं करते, कि देखो तुम्हारे ये ना करने की वजह से ये बच्चियाँ मुल्क छोड़ के जाती हैं, वहाँ रोज़गार तलाश करती हैं और फिर किन हालात से गुज़रती हैं। तो इसकी ज़िम्मेदारी उन सब लोगों पे भी आती है जिनकी बिज़नेसेस हैं पाकिस्तान में और जहाँ लड़कियाँ हरास होती हैं, जिनको गंदी नज़रों से देखा जाता है, उनको गलत कामों के लिए वो पहले कॉफ़ी पे चलें, फिर वो कॉफ़ी का मतलब यही होता है कि भई आप हमारे साथ बाहर चलें, और जो नहीं जाती, फिर उसको वो सैक कर देते हैं, बाहर निकल जाती हैं। तो खुदा के वास्ते इसको बहुत सीरियस लो, खुदा के वास्ते इसको इसको बहुत सीरियस लो। और मैं चाहूँगा एजे तुम, आई वांट यू टू हैव द लास्ट वर्ड ऑन इट, कि हमारे लोगों को ज़रा सा एक अपने लास्ट समराइज़ करो और बता दो दोनों लोगों के लिए। मैं चाहता हूँ तुम बच्चियों को भी ये पैगाम पहुँचाओ और वो लोगों को भी अपनी अपनी ज़बान में, कि जो बच्चियों के साथ उनकी इज़्ज़तों का ख़्याल नहीं करते, चाहे वो सर ढके हुए हो या पूरा हिजाब की भी हो, वो क्या सलूक रवा रखते हैं। मैं चाहता हूँ थोड़ा सख्ती पे पैगाम दोनों के लिए तुम एक अपनी आवाज़ में दे दो। कमरन भाई, मैं पैगाम देना चाहूँगी अपनी यूथ को। सबसे पहले उनको इतना बोलना चाहूँगी, गोल सेट करें। बिना मकसद के ज़िंदगी जीना कोई अच्छी बात नहीं है। खामोशी से कई लोग, हज़ारों लोग, लाखों लोग दुनिया में आते हैं और चले जाते हैं। बेनाम मौत मरना अच्छी बात नहीं, मगर गोल सेट करने के बाद राइट वे में चलने की ट्राई करें। और जिन पर्सन्स के पास, जैसा आपने कहा कि बिजनेस पर्सन्स हैं, जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो मौका दे सकते हैं किसी को आगे बढ़ने का, तो उन पर्सन्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगी पर्सनली कि आप लड़कियों को, हमारी सोसाइटी को थोड़ा क्लीन करने की कोशिश करें। रूल्स रेगुलेशन को फॉलो अप करने की कोशिश करें। इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि वी आर पाकिस्तानी, ऑल्सो वी आर मुस्लिम्स। एज अ मुस्लिम, अगर कोई लड़की हिजाब में है या वैसे ही नॉर्मल, क्योंकि पाकिस्तानी लिबास अल्हम्दुलिल्लाह एक क्राइटेरिया रखता है, तो अगर वो उसमें भी निकल रही है तो उसको इतना, मतलब मुआशरा हमारा परमिशन दे, उसको इतनी आज़ादी, इतना सुकून दे कि उसको इस तरह का कोई भी स्टेप उठाने की ज़रूरत पेश ना आए। क्योंकि अगर यहाँ पे हमारी सेफ्टी नहीं है तो ऑब्वियसली हम बाहर का स्टेप लेंगे।
और बाहर का स्टेप लेने के बाद ऑब्वियसली हमारे पाकिस्तानी पासपोर्ट और हमारी जो हम लोगों ने बाहर भी अपनी छाप छोड़ी हुई है कि हम लोग पाकिस्तानी हैं, तो पाकिस्तानी किस किस्म के हैं? जब आप अपनी नेशनैलिटी को शो ऑफ करते हैं जस्ट, तो बाहर माइंड में बहुत कुछ लोगों के ऑलरेडी भरा हुआ है, जो हमारी हमारी खुद की गलतियों से है। तो बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम, मेरी रिक्वेस्ट है कि यूथ सबसे पहले खुद को सुधारने की कोशिश करें और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो अवेल करने की और स्किल्स की तरफ आने की कोशिश करें। ये 100%। रात सोकर और दिन को उठते ही मिलीनियर, बिलियनियर बनने के ख्वाब छोड़ दें। स्ट्रगल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। टिल जब तक आपको अपने गोल्स अचीव नहीं हो जाते और जब तक आपको लगता है कि आपको अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, अब कई ऐसी भी लड़कियां हैं जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए निकलती हैं। जैसा कामरान भाई ने बोला, बिल्कुल सही बोला कि कोई भी शौक से बाहर नहीं निकलता है। बहुत सारी बैकअप पे मजबूरियां हैं, चीज़ें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको पूरा करने के लिए निकलना पड़ता है। लेकिन काइंडली हमें वो माहौल प्रोवाइड कीजिए, जैसा मैंने यूएई के लिए प्राउडली बोला। वो मेरा कंट्री नहीं है, लेकिन मैंने खुशी से बोला कि वहाँ के रूल्स रेगुलेशन इस तरह के हैं कि अगर मैं रात के 3 बजे भी वॉक करने निकल जाऊँ तो कोई भी वहाँ पे मेरी तरफ आँख नहीं उठाएगा। मुझे ऐसी सिक्योरिटी मेरे कंट्री में चाहिए। मेरे कंट्री में मुझे ऐसी की सिक्योरिटी मिले तो मैं कभी भी ऐसा स्टेप नहीं लूँगी। थैंक यू सो मच, कमलन भाई। तो थैंक यू अजय बेटा, फिर इंशाल्लाह तुमसे बात होती है। विल स्टे कनेक्टेड इंशाल्लाह। टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द करेज। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। उल्लू के पट्टों, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है इसको, मच नीडेड। सो यू टेक केयर। अल्लाह हाफिज बेटा, टेक केयर। अल्लाह हाफिज।